विश्व स्तनपान दिवस या सप्ताह के रूप में अपनी एक कोशिश कह लीजिए, या जो मन में विचार में इतने सालों से जो बातें आई हैं उनको कैसे हम पब्लिक के लिए या बच्चों के लिए यूज़फुल बनाएं, या कहेंगे कि क्लिनिकल जो भी चीज़ें हमारी रिसर्चेज में हैं उसकी समझ बन के हम उसको प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे कैसे उतारें। और इसी के पीछे यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ जैसी संस्थाएं भी लगी हैं कि इन चीज़ों को ज़मीनी स्तर पे उतारा जाए। क्या क्या चैलेंजेस हैं स्तनपान के रिलेटेड, और अभी तक हमने ये काफ़ी रिसर्चेस में भी समझा है, और रिसर्च का ओरिएंटेशन भी कुछ ऐसा ही रहा है पिछले कई सालों से, कि जिसमें हम ब्रेस्ट फीडिंग मिल्क की क्वालिटी, कंटेंट और इन सब के ऊपर फोकस हमारा ज़्यादा रहा है। मिल्क सब्सटीट्यूट्स के बारे में भी बात हुई है। डॉक्टर अरुण गुप्ता जैसे लोगों ने, जो ब्रेस्ट फीडिंग नेटवर्क प्रमोशनल नेटवर्क ऑफ इंडिया है या डब्ल्यूएचओ या सब जगह की गाइडलाइंस के थ्रू यही हमने देखा है कि जो सब्सटीट्यूट्स हैं वो हमें कहीं ना कहीं सहूलियत प्रदान कर देते हैं, और कई बार डॉक्टर्स हो गए या हेल्थ केयर टीम हो गई या खुद ब खुद माँ जो है वो भी एक सरल रास्ता ढूंढ के उसकी तरफ चले जाते हैं। लेकिन जो फिजियोलॉजिकल जो नेचर ने हमें दी है व्यवस्था, और हम अपने आप को नेचर से अलग ना माने, हम भी उन्हीं पंच तत्वों से बने हुए हैं, हमारे ऊपर भी नेचर के वही नियम लागू होते हैं जो फल पेड़ पशु पक्षी सबके ऊपर होते हैं। हम उनसे अलग नहीं है, भले ही हमने हमारे सिविलाइजेशन के दौर में या जो हमारी समझ बनी है हजारों सालों से, डिफरेंट सिविलाइजेशन से हम होके बाहर आए हैं, हमने हर बार कुछ नया सीखा है। आज हम इतने एडवांस टैलेंटेड है कि हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में अंदर तक जानते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी जानते हैं, और उसी समझ को समझते हुए हम ये भी समझ पाए हैं कि स्तनपान जैसी जो फंक्शनल और न्यूट्रिशनल नीड है एक न्यूबॉर्न की, एक माँ की, एक फैमिली की, एक सोसाइटी की, एक नेशन की, ये कैसे एक दूसरे को सबको इम्पैक्ट करती है। इवन ये हमारी इकोनॉमिक्स को भी इम्पैक्ट करती है, हमारी सोशल लाइफ को भी इम्पैक्ट करती है, इमोशनल लाइफ को भी इम्पैक्ट करती है, हमारे मेडिकल बर्डन से लेके हर वो चीज़ को इम्पैक्ट करती है। वाई? बिकॉज क्योंकि जब एक नया शिशु परिवार में आता है या समाज में आता है या देश में आता है, तो वो अपने साथ में एक नई जनरेशन की नींव रखता है। वो जनरेशन जो आगे आने वाले 80-100 साल तक देश को, समाज को, विश्व को और भी ऐसी सारी चीजें जिनके साथ उनका कंट्रीब्यूशन होगा, उसको वहां से वो उसकी शुरुआत होती है। तो कहीं ना कहीं हमें ये बात बिल्कुल समझनी होगी कि जीवन के जो हमारा लाइफ साइकिल है उसमें जब कभी भी एक माता गर्भवती होती है या नई जनरेशन के लिए वो अपने आप को तैयार करते हैं, तो ये एक तरीके से वैसा ही होता है जब ग्रीष्म ऋतु के बाद जब हम बारिश के पहले अपने खेतों को, बीजों को, सबको तैयार करते हैं। प्रकृति अपने आप को तैयार करती है एक नए सीजन के लिए, ताकि हम फिर आने वाले लोगों के लिए अन्न, जल, फल, ऐसी सारी व्यवस्थाएं समाज को दे सके जिससे कि उनका भरण पोषण हो सके। तो उसी तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग भी एक बहुत ही सेंसिटिव बट कहेंगे निग्लेक्टेड पार्ट रहा है। अलग अलग दौर में इसकी अलग अलग मान्यताएं रही हैं। मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, गाइडलाइंस, फार्मा इंडस्ट्रीज, मिल्क सब्स्टिट्यूट जैसी चीजें, इनके ऊपर अलग अलग समय पे अलग अलग चीजों की बात रखी गई है। उनके रिस्क फैक्टर्स, उनके फायदे नुकसान, हर चीज समय के हिसाब से बदलते गए हैं। लेकिन जब हम थोड़ा सा इस दौर की बात करते हैं, जब हम 2020 के बाद की, जो कोविड काल के बाद की है, तो हमें सबको समझने सीखने को मिला कि प्रकृति हमारे ऊपर कैसे हावी हो सकती है, कैसे हम आज भी इतना एडवांस होने के बावजूद भी उन चीज़ों से बोने नजर आते हैं। और इसको, ये समय बहुत अच्छा है, आगे आने वाला जो हम आज़ादी का अमृत काल भी, महोत्सव भी मना रहे हैं, तो हम कुछ ऐसी व्यवस्थाओं तक पहुंच चुके हैं, ऐसी समझ तक पहुंच चुके हैं अपने 75वें आज़ादी के वर्ष में, कि हम आगे के 25 सालों में बहुत सारी फील्ड्स में काम कर सकते हैं। और स्पेशली जब मैं अपनी बात करूंगा तो एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट होने के नाते जब से प्रैक्टिस शुरू हुआ है, तो जब चीज़ें कोर्स में पढ़ाई जाती थी तो वो सारी कहीं ना कहीं कैविटीज़ और डेंटल कैरीज या दांत या इसके आसपास ही होती थी। हमने कभी गम्स या उसके आसपास की मसल्स या उसके आसपास की बोन के ऊपर कभी कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बट हम जैसे समझते कि हर प्रकृति में हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है, वैसे ही हमारा पूरा शरीर ऊपर से लेकर नीचे तक इंटरकनेक्टेड है। और जब डेवलपमेंट ऑफ स्पेशलाइजेशन धीरे 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 पूरा बढ़ता गया, डिसीज और समस्याओं की, बीमारियों की समझ बढ़ती गई, तो हम सुपर स्पेशलिटी प्रैक्टिस की तरफ चलते गए। और बहुत सारी ऐसी इंटर कनेक्टेड या इंटर प्रोफेशनल चीज़ें जिसमें कि एक से अधिक प्रोफेशंस की राय की या सहमति की ज़रूरत है, वो चीज़ें हम कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशनल इंटरेस्ट या हम कह लें उसको
असहजता कह लें या एरोगेंसी कह लें या कोई भी ऐसा काम ऐसा बोल लें जिससे कि हम एक दूसरे की बातों को तवज्जो देना हमने बंद किया या नहीं कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ डॉक्टर ज्योति हैं। डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, इनफर्टिलिटी में हमारी प्रैक्टिस है और ये मेरी वाइफ हैं। और हम कुछ ये पहला हमारा ऐसा वीडियो है जिसमें कि हम दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे आए और हमने विचार किया कि हम दोनों इंटरडिसिप्लिनरी किस तरीके से ऐसी चीज़ों को रख सकते हैं जो दोनों के पास है। जैसे मैडम के पास गायनेक पार्ट है और मेरे पास पीडियाट्रिक पार्ट है। पीडियाट्रिक में भी ओरोफेशियल या क्रेनियो रेस्पिरेटरी कॉम्प्लेक्स के ऊपर हम बात करते हैं, फंक्शनल डेंटिस्ट्री के ऊपर बात करते हैं, या जो भी डेंटिस्ट्री में तकलीफें हैं उनकी जड़ जो है वो हम कहीं ना कहीं समझते हैं कि गर्भावस्था या जन्म के समय के आसपास या उसके थोड़े से बाद से ही वो सारी चीज़ें अपने आप को स्थापित करना शुरू कर देती हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है, ये एक इनफॉर्मल डिस्कशन है। हो सकता है बीच में हम कुछ डिस्कशन या पॉज भी ऐसा करें, तो इसको एक बहुत ज़्यादा रिफाइंड टॉक ना समझते हुए एक इनिशिएटिव हम दोनों ने अभी लिया है और वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक चल रहा है, तो उसके उपलक्ष्य में एक अच्छा मौका बनता है कि इस तरह की टॉपिक्स के ऊपर हम डिटेल बात करें, जो कि अभी तक जो भी मेन स्ट्रीम में बातें होती रही हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग मिल्क क्यों ज़रूरी है, उसके कंटेंट्स कितने हमारे लिए फ़ायदेमंद है, इम्यूनिटी बढ़ती है, इन विषयों पे तो बहुत सारा अध्ययन हुआ है। क्वालिटी के ऊपर भी बात हुई है कि कैसे क्या है, लेकिन जब इसकी फंक्शनलिटी आती है या जब इसकी कहेंगे कि मायो फंक्शनल इसके मसल मूवमेंट्स और इनके ऊपर बातें आती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कैसे एक बच्चा अच्छे से करता है, उसके क्या क्या लाभ है, पीडियाट्रिक डेंटिस्ट उसको किस तरीके से देखता है, कैसे वो बच्चों की कैविटीज़ या कहेंगे दांत टेढ़े मेढ़े या क्रेनियो रेस्पिरेटरी कॉम्प्लेक्स की जो डिफॉर्मिटीज या डिसफंक्शंस हैं उनको इन चीज़ों से कैसे कनेक्ट करता है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी मिलती है और जिसमें कि हम फंक्शंस की बात करते हैं। और जब बच्चा गर्भ से बाहर आता है तो सबसे पहले वो ब्रीदिंग करता है और सेकंड उसका काम होता है न्यूट्रिशन का, और वो सबसे बेस्ट जो उसके लिए सप्लाई चेन है वो है एक मदर्स मिल्क। तो हम डॉक्टर ज्योति के साथ एक बहुत ही इनफॉर्मल टॉक हम करेंगे और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या बैरियर्स हैं, है ना, क्या क्या अड़चने हैं, क्या क्या समझ है, कैसे कैसे प्रोफेशंस, एक पीडियाट्रिशियंस कैसे देखता है, गायनेकोलॉजिस्ट कैसे देखती है, एक लैक्टेशन कंसल्टेंट कैसे देखती है, पीडियाट्रिक डेंटिस्ट कैसे देखता है, एक आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट जो कि बहुत ही अपकमिंग ब्रांच है और समय अपने आप को हमेशा बदलता है। जो चीज़ छूट जाती है उसे कहीं ना कहीं वापस हमें लेना ही होता है, और जो चीज़ जितनी नेचुरल होगी, प्रकृति के करीब होगी, वो उतनी ही ज़्यादा अपने आप को बाहर लेके आएगी। और वैसा ही आयुर्वेद में भी हम देख रहे हैं। विगत 5-6 सालों से डॉक्टर ज्योति बहुत अच्छे से इनफर्टिलिटी और वुमन हेल्थ केयर में काम कर रही है, राइट फ्रॉम द हार्मोनल इम्बैलेंस से लेके तो कंसेप्शन इश्यूज, फिर गर्भ संस्कार, गर्भ स्थापना, बीज संस्कार, फिर उसके बाद प्रेगनेंसी केयर, एंटीनेटल केयर, और जिसको हम गर्भिणी परिचर्या कहते हैं, उसके बाद पोस्ट नेटल में सूतिका परिचर्या है। इन सब के ऊपर ग्रंथों में हजारों सालों से वर्णन है और सभी के बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंटेड लिटरेचर्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन उसे बाहर पब्लिक डोमेन में लाना, सरलता से रखना, एविडेंस बेस्ड के साथ रखना, ये कोशिश हमारी इस एक चर्चा का जो विषय आज शुरू हुआ है उसमें हम आगे लेके जाएंगे। और इसको हम वर्ल्ड की जो फर्स्ट 1000 डेज का अप्रोच है, जहाँ पे कि हम गर्भावस्था के 9 महीने जो कि 270 दिन होते हैं, और जो 2 साल का शिशु होता है जिसके 365 करके 730 दिन करके 270 दिन मिला के 1000 दिन जो एक इम्पॉर्टेंट है, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ जैसी संस्थाओं ने भी इसके ऊपर अपनी तवज्जो और अपने प्रोग्राम्स को फोकस किया हुआ है। उसी को कुछ आगे ले जाते हुए हम कैसे स्पेशली अगर बात करेंगे तो कोई आयुर्वेद से कैसे हम उसको ले सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चीज़ें, जो तकलीफें हम आज उठा रहे हैं, इवन हम लोग भी अगर डॉक्टर्स हैं या इस तरह से इस एज ग्रुप में, स्पेशली जो ये अभी 30 से 50 साल वाले का जो एज ग्रुप है, जिनकी उम्र अभी 30 से 50 साल है, स्पेशली वो एक ऐसे दौर में है और ऐसी डेवलपिंग कंट्री में हम रह रहे हैं जहाँ पे व्यवस्थाओं में काफ़ी बदलाव हुआ है। चाहे वो हमारा जॉब प्रोफाइल हो, रहने का माहौल हो, खान पीन का, रहन सहन का, शारीरिक श्रम का, इन सब चीज़ों में हमने काफ़ी बदलाव देखे हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स में, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में काफ़ी बदलाव हुए हैं, और इनके साथ अच्छी बात ये भी हुई कि हमें इंफॉर्मेशन शेयर भी कर पा रहे हैं। तो उसी को करते हुए कुछ ऐसी चीज़ प्लान या उस विचार को हम लेके चलें जो आने वाली जनरेशन है, जो बच्चे अब जन्म ले रहे हैं,
उनके साथ क्यों ना उन चीज़ों को समझते हुए आगे बदलाव का एक कदम रखा जाए। उन छोटी-छोटी चीज़ों को ज़रूर तवज्जो दी जाए जो कि अभी तक नेग्लेक्टेड रही हैं, बहुत सारे उसके कारण हैं, उन कारणों पे काम करें। हम पेरेंट सेंट्रिक उन चीज़ों को बात करें। देखिए, सबसे पहले जो बदलाव आता है वो खुद से आता है। उसके बाद हमारे आस-पास निकटतम लोगों से हम बदलाव की अपेक्षा करते हैं। फिर हमारा मोहल्ला, हमारी सोसाइटी, हमारा शहर, फिर हमारा प्रदेश, फिर देश, और इस तरीके से बदलाव के चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो 2 तरीके से बदलाव हो सकते हैं। एक तो ये कि हम खुद को ही एजुकेट करें, ठीक है? और ये एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस प्रोफ़ेशन में काम करने वाले प्रोफ़ेशनल्स की, जो कि एक ज़िम्मेदारी के तहत हम आज आपसे चर्चा करेंगे। और दूसरी बात बनती है गवर्नमेंट रेगुलेशंस की। जैसे कि इस साल की डब्ल्यूएचओ की थीम है कि उन्हें वर्क प्लेस पे ब्रेस्ट फीडिंग को सपोर्ट करना है, सो दैट कि एक वर्किंग मदर जब अपनी मैटरनिटी लीव के बाद वापस वर्किंग पे जाए तो उसे फीडिंग के ब्रेक्स दिए जाएं, उसे एक्सटेंडेड लीव्स अगर चाहिए तो वो दी जाए, पैटर्नल लीव्स दी जाए। ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाओं के ऊपर काम हो रहा है। अलग अलग सरकार अपने अलग अलग तरीके से उनको इम्प्लीमेंटेशन कर रही है। और परसों के रोज ही डब्ल्यूएचओ का एक सेमिनार हमने अटेंड किया था जिसमें इसी मुद्दे के ऊपर बात हुई। और ये छोटे-छोटे जो रुकावट या बैरियर्स हैं उनको हमें लिस्टेड करके और आगे बढ़ना है, उसमें हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यही सारी चर्चा हम करने वाले हैं। तो डॉक्टर ज्योति, मेरा जो सबसे पहला जो ये चीज़ है कि जो अ, सबसे इम्पोर्टेंट किसी शिशु के लिए अगर स्टार्ट करना है तो वो गर्भधारण से, ठीक है? जब हम किसी कपल कोई गर्भधारण करता है तो उसी क्षण उसके नई जनरेशन की शुरुआत हो जाती है। वो जनरेशन सिर्फ उस परिवार की ना रह के एक समाज की, एक नेशन की, एक पूरी सृष्टि व्यवस्था के लिए एक नई चीज़ है। क्योंकि हम भी किसी न किसी ज़माने पे थे, हमारे पेरेंट्स ने जो समझा सीखा उससे आज हम ज़्यादा समझ सीख रखते हैं। हमारा नॉलेज, एजुकेशन या कहेंगे कि कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द सोसाइटी एंड नेशन वो बड़ा ही है ना? ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो ये जनरेशन टू जनरेशन और अच्छा होता रहे, इसके लिए ऐसे क्या इश्यूज आप हम पॉइंट आउट करेंगे कि जहाँ पे समाज या अभी जो एक व्यवस्था चल रही है वो निग्लेक्टेड हो रही है, राइट फ्रॉम इनफर्टिलिटी इश्यूज से लेके तो कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी और सो कॉल्ड हाई रिस्क प्रेगनेंसी। आजकल लगभग बहुत सारे पेशेंट्स को हाई रिस्क कैटेगरी में डाल दिया जाता है और उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। इनके क्या क्या कॉज सिम्टम्स है, कैसे बच सकते हैं, आपकी इस पे क्या राय है? देखिए, इसमें सबसे पहले तो यंग एज की गर्ल्स से स्टार्ट करेंगे। जब मेनार्के स्टार्ट होता है, तब से जब हम ध्यान देना स्टार्ट करेंगे तो इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। आज ऐसा देखने में आ रहा है कि जो 8th 9th की बच्चियाँ रहती हैं, 13-14 के आसपास जब उनका पीरियड स्टार्ट हो जाता है, और उस समय से हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो बीमारियां हैं या फिर जो इस तरह की डिफिशियंसी बॉडी में आती हैं कि प्रेग्नेंट होने के बाद भी लास्ट में जब ब्रेस्ट फीड का टाइम आता है और उस समय ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीशन नहीं होता है, तो इन चीज़ों की शुरुआत वहाँ 13-14 साल से ही हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ डिजीजेज। आप ये मान सकते हैं कि उस समय जो बच्चे हैं उनको पीरियड्स रेगुलर ना होना, पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन होना, या फिर ब्रेस्ट टेंडरनेस होना। ओबेसिटी आज एक बहुत बड़ा कॉज है, क्योंकि जो हमारी खाने पीने का तरीका, रहन सहन चेंज हुआ है, रात को जगना, ये सारी चीज़ें हार्मोनल इम्बैलेंस कर रही हैं। तो ये आगे चल के इनफर्टिलिटी में तो डेफिनेटली कन्वर्ट होती हैं, लेकिन अगर उस एज ग्रुप पे हम काम करना स्टार्ट करें और उनको ये सारी चीज़ों की इम्पोर्टेंस समझाएं कि पीरियड्स आना, उसका एक रेगुलेशन होना, उसका फ्लो ठीक होना, वो एक पेनफुल प्रोसेस नहीं होना। जैसे कि मेरे पास मैं देखती हूँ डे टू डे, मतलब रोज के 2-3 पेशेंट तो इस एज ग्रुप के आते ही हैं, जो 13 से 14 के बीच में उनको तकलीफें स्टार्ट हुई थी, लेकिन वो हमारे पास कभी समय पे भी आ जाते हैं और कभी 5 से 6 साल बाद आते हैं। तो उस समय मदर्स को बहुत ध्यान देना है, और स्कूल्स में भी ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए। अधिकतर प्रोग्राम मैंने जो देखा है, नोटिस करा है कि वो हाइजीन को लेके होते हैं, कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन कैसी होनी चाहिए। वो आजकल हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है कि हाइजीन कैसी होनी चाहिए। उससे ज़्यादा मेंस्ट्रुअल के ड्यूरिंग हमारा दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, जो रजस्वला परिचर्या आयुर्वेद में
बताई गई है कि उस समय हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ताकि जिससे हमारे जो यूट्रस की क्लींजिंग अच्छी हो और नेक्स्ट साइकिल टाइम पे आए। तो सबसे पहले शुरुआत तो हमें वहाँ पे करनी है, जब पीरियड्स आने वाला होता है प्री एडोलेसेंस एज में, जो 10 ईयर से लेके मैं बोलूँगी 10 ईयर, आजकल में जो पीरियड्स है वो जल्दी आ रहे हैं, तो वहाँ पे सबसे पहला फोकस हमारा होना चाहिए। देन फिर जब हम सेकंड आगे बढ़ जाते हैं कि ये सारी अगर हमने अच्छे से मैनेज करी, तो उनके ड्यूरिंग जब मैरिज होती है तब उनकी साइकिल रेगुलर रहती है। आजकल जो इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा आ रही है, वो उसमें 60% जो रीजन है वो है पीसीओडी। पीसीओडी वेल नोन है, तो उसमें वहाँ पे हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा रहता है। पीसीओडी अधिकतर हार्मोनल प्रॉब्लम बाद में रहती है, पहले वो मेटाबॉलिक है। आयुर्वेद ने पहले से बताया है कि जठराग्नि मांद जहाँ पे होता है, मतलब बच्चियों को खाना खा रही हैं, पच नहीं रहा है, रात को जग रही हैं, इस सब से क्या होता है, उनकी जो रस धातु है, आयुर्वेद के हिसाब से मैं बताऊं तो जब हम खाना खाते हैं उससे रस धातु बनती है, और लास्ट में वो जाके आर्तवो मतलब मेंस्ट्रुअल फ्लो या फिर स्तन्य मतलब ब्रेस्ट मिल्क, ये वहां से शुरुआत हुई है। तो रस धातु अगर अच्छी नहीं बनेगी और उसकी वजह से जब हमारा मिल्क सिक्रीशन स्तन्य रस का पार्ट है वो अच्छा नहीं बनेगा, और आर्तव हमारा मेंस्ट्रुअल फ्लो अच्छा नहीं बनेगा। तो शुरुआत कहाँ से हुई, रस धातु से। और रस धातु को अगर मैं मॉडर्न लैंग्वेज में कंसीडर आपको बताना चाहूँ, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर आपका मेटाबॉलिक रेट स्लो डाउन रहेगा, तब आपके ना स्तन्य अच्छा बनेगा, ना ब्रेस्ट मिल्क अच्छा बनेगा, और ना ही हमारी आगे जाके आर्क, ना ही हमारा मेंस्ट्रुअल फ्लो अच्छा रहेगा। तो रस धातु को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे कॉजेज हैं, उनमें सबसे बड़ा कॉज है जो है हमारा रात्रि जागरण, जो बहुत देखने में आ रहा है, स्लीप इशू, जो कि हम रात को 12, आजकल अगर किसी पेशेंट को आप बोल दो कि आपको 10 साढ़े 10 बजे सोना है, तो पेशेंट के चेहरे पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि ये इस टाइम में कैसे पॉसिबल है। तो वो आप लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ 7 आवर्स की स्लीप जरूरी है, वो घंटे जरूरी नहीं है, वो 7 आवर्स कब है वो ज्यादा जरूरी है। क्या इसका सन की साइकिल इसका सन की साइकिल से बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, वात पित्त कफ जो तीन रहते हैं, वो उनके पर्टिकुलर टाइमिंग बताए गए हैं कि सुबह के समय में जो कफ काल रहता है, फिर पित्त काल स्टार्ट होता है, फिर शाम को जो वात काल स्टार्ट होता है। तो जब हम रात में जगते रहेंगे तो उसमें वात प्रकोप होगा और पित्त प्रकोप होगा। वात और पित्त प्रकोप को कैसे मैं यहाँ पे कोरिलेट करेंगे, अगर हम रात को जगते रहेंगे तो हमारा जो हाइपोथैलेमस है, वो हाइपोथैलेमस को हम ये सिग्नल दे रहे हैं कि स्टिल डे है ना, हमें सोना नहीं है। और तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को जो हार्मोन सिक्रीशन करने, उसको वो सिग्नल्स नहीं भेजेगा टू सिक्रीट हार्मोन एफएसएच है, एलएच है, जो कि हमारी ओवेरियन हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। तो जब एफएसएच एलएच सिक्रीट नहीं होंगे तो हमारी ओवरी से एग रप्चर नहीं होंगे, और एग रप्चर नहीं होंगे तो ये बाद में जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, पीसीओडी हो जाएगा। जब पीसीओडी में कन्वर्ट होंगे तो हमारी नेक्स्ट साइकिल समय पे नहीं आएगी। इस तरह से फिर हमारे शरीर में जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा। यही हार्मोनल इम्बैलेंस अगर पीसीओडी वाले या साइकिल इरेगुलर वाले पेशेंट कंसीव कर जाते हैं अगर माइल्ड सिम्टम्स के साथ, तो उनको आगे चल के इस तरह की ब्रेस्ट मिल्क की सिक्रीशंस की प्रॉब्लम या चाइल्ड की इमेच्योरिटी बहुत कॉमन कॉज है। इनिशियली तो ऐसा देखने में आता है कि अगर एग अच्छी क्वालिटी का नहीं है और ऐसा एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है, तो सम टाइम मतलब 6 वीक्स में नेचुरली हमारी हार्ट बीट आ जानी चाहिए, वो ना आके डिलेड हार्ट बीट आती है, या सम टाइम पेशेंट में हार्ट बीट आती ही नहीं है, उनको हमें टर्मिनेट करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें स्टार्ट कहाँ से हुई, हमारे मेनार्के से। तो हमें फर्स्ट जो ध्यान देना है वो वहां पे देना है। या इसको और आगे पीछे ले जाएं तो ऐसी बच्चियां जिनका गर्भ में विकास अच्छा ना हुआ हो, जिनका स्तनपान अच्छा ना हुआ हो, जो लो बर्थ वेट हैं, जिनकी इम्यूनिटी डाउन है, जिनको क्या कहेंगे बिहेवियरल इश्यूज हैं, एडीएचडी जैसे इश्यूज हैं, फिर आगे जाके स्टडी में जो स्ट्रेस लेवल उनका बढ़ता जा रहा है, और सिंगल चाइल्ड या सिंगल गर्ल चाइल्ड अगर वो है, तो बहुत सारे ऐसे स्ट्रेसेस रहते हैं। वो जाके फिर बच्चा जब प्री प्यूबर्टी में अपने हार्मोनल साइकिल्स को लेता है, तो
ये कहीं ना कहीं अगेन वही अंडा पहले आया मुर्गी पहले आई वाली वो कहानी बहुत है। बिल्कुल ये सारी चीजें रहती है कि जो बच्चे अगर प्री मैच्योर होते हैं या अंडर वेट बर्थ लेते हैं तो उनके गोनेट्स का भी डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं होता है, जो उनके जो सेक्सुअल ऑर्गन है मतलब ओवरीज हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या टेस्टीज हैं, उनका डेवलपमेंट अच्छा नहीं होता है। जहाँ तक मुझे याद है हमने जो पढ़ा था कि जो एग्स होते हैं उनके नंबर्स तो गर्भावस्था में ही एक बच्ची के फिक्स तय हो होते जाते हैं जो आगे जाके नेक्स्ट जनरेशन के लिए माँ बनने वाली है। तो ये उसके लिए भी एक हम एक जनरेशन पहले जाके उसको, क्योंकि ये हमें इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये जब हम इन चीजों को समझ बना रहे हैं तो आज जो बच्ची अगर या जो एक बच्चा है वो जन्म लेगा तो वो आने वाले जनरेशन में जब पेरेंट्स बनेगा वहां तक का सफर एक दूसरे को कैसे कनेक्टेड किया हुआ है। आज तक हम क्या समझते हैं कि जब हम कंसीव हुए तभी से कहानी शुरू हुई, ठीक है, जब हमने डिलीवर किया तभी से ब्रेस्ट फीडिंग की बात शुरू हुई, जब हम बच्चे को आगे कुछ फीड कराते हैं और चीजों के लिए ले जाते हैं तब से शुरू हुई। नहीं, ये सारी चीजें हमारे जो जीन्स हैं, जो क्रोमोसोम्स हैं, जो हमारे डीएनए हैं उसमें पहले से इनकोडेड है। ऐसा क्यों देखने को मिलता है कि जैसे जिस बच्चे ने अपनी माँ का स्तनपान नहीं किया है आगे जाके उसको भी स्तनपान कराने में दिक्कत आती है, ऐसा भी कुछ है? बिल्कुल। और जिन बच्चों की मदर्स को अगर इनिशियली कोई हार्मोनल प्रॉब्लम रही है, ऐसे हिस्ट्री लेते समय भी हम लोग पूछते कि आपको तो ऐसी कोई समस्या नहीं थी, तो उनकी डॉटर्स को आगे चल के पीसीओडी या हार्मोनल रिलेटेड या एंडोमेट्रियोसिस या पेनफुल साइकिल, इनिशियली तो वो पेनफुल साइकिल की ही कंप्लेंट लेके आती है, वो देखने और में आती अधिकतर है। वो ओवरलुक्ड हो जाती है। वो उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे हुई है तो इसको भी होगी, ऐसा नहीं है। उन चीजों को हम अगर जैसे प्रिवेंटिव हम कई एस्पेक्ट बार में न्यू नॉर्मल जैसा ले लेते हैं हाँ, कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियक चीजें 30 35 40 साल में की उम्र में होना है तो वो एक नॉर्मल है। तो ये सब चीज नॉर्मल नहीं है, ये एनवायरमेंटल जो इफेक्ट्स हैं जो हमारे जीन के एक्सप्रेशन को गवर्न करते हैं उसी का ही एक पार्ट है जो हमारे बॉडी के हर पार्ट को अफेक्ट करता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे हम चीज़ों को करेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर मदर को हुई है तो डॉटर को ना हो, इसके लिए जैसे जब हम कंसेप्शन कर रहे हैं तो आयुर्वेद ने आजकल कंसेप्शन हम प्लानिंग में करते हैं, लेकिन हम ये प्लानिंग नहीं करते कि जो हमारी प्रोजेनी हो वो अच्छी कैसे हो। हम प्लानिंग उसकी ऐसे करते हैं कि हमारी जॉब सिक्योरिटी हो गई है, हमारी हमारे फाइनेंशियल सारी पास चीज़ें हैं। घर है, गाड़ी है या और तरीके की फाइनेंशियल या सोशल सिक्योरिटीज हैं। उसके बाद एक एज निकल जाने के बाद अधिकतर हम देखते हैं कि 30 35 40 तक, मतलब 30 के पहले तो शहरों में तो बहुत कम लोग कंसीव करते वो हैं। चीज आज है, लेकिन अगर आप 30 में भी प्लान कर रहे हैं, अगर 30 में भी आप प्लान कर रहे हैं और इवन तो आपको कोई गायनेकोलॉजिकल इश्यू नहीं है, आपको कोई मेल वाला पार्ट भी क्लियर है, तब भी आयुर्वेद ने बताया है कि अगर हम संतान उत्पत्ति के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो हमें आपको बीज संस्कार करना चाहिए। बीज संस्कार एक नेचुरल फिनोमिना है जिसमें हम आपकी मतलब आयुर्वेद ने बताया है कि हम आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव करेंगे और आपके स्पर्म और ओवम की क्वालिटी, जैसा कि आपने अभी बताया था कि जब रेनी सीजन आने वाली रहती है तो हम ग्रीष्म ऋतु में अच्छे बीज लेते हैं, अच्छे से अपनी फसल हटाते हैं, पुरानी फसल और खेत को उपजाऊ बनाने के लिए उसमें जुताई करते हैं, है ना। इसी तरह आयुर्वेद ने बताया कि जब आप प्रोजेनी के लिए प्लान कर रहे हैं तब आपको बीज संस्कार कराना है। उसमें आपकी दोनों कपल्स की शरीर शुद्धि होती है, उसमें उनको आहार बताया जाता है, उसमें उनको बाजीकरण कि एक तो क्लिनजिंग हो गई, अब उसकी क्वालिटी कैसे इनहेंस करेंगे, तो क्वालिटी इनहेंस करने के लिए रसायन और बाजीकरण द्रव्य दी जाती हैं और फिर आप ट्राई करें। अगर आपको कोई बीमारी नहीं तो हम कोई दवाइयां नहीं देंगे, हम आपको रसायन औषधि देंगे। ऐसा आयुर्वेद की चरक संहिता में स्पष्ट वर्णन है, तो उनका फायदा लेना चाहिए। आज आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब ब्रेस्ट फीड तो हम बाद में तक पहुँचते, उससे पहले बच्चों को आजकल बहुत ज़्यादा हार्मोनल प्रॉब्लम्स आ रही है, क्रोमोसोमल प्रॉब्लम आ, कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि कंसेप्शन तो हो गया लेकिन उनका ब्रेन फॉर्म नहीं हुआ, उनको बहुत ज़्यादा डाउन सिंड्रोम में चले जाते हैं और ऐसे टर्नल सिंड्रोम में आते हैं तो फिर उनको 5th मंथ में टर्मिनेट करना पड़ता है। तो वो समस्याएं ना हो क्योंकि एज आज है,
मान रहे हैं कि सारे को सब लोगों को वर्किंग होना, और आज ये रिक्वायरमेंट भी है, एक कपल में दोनों वर्किंग रहेंगे तो चीजें आगे अच्छी रहेंगी। और एजुकेशन लेते लेते 26-27 हर किसी की हो ही जाती, तो लेकिन उनको हम उनके एडवर्स इफेक्ट को कम कैसे करें, उस पे एक अपने को ध्यान देना चाहिए। दूसरा कि अब जब आप कंसेप्शन हो गया है, तो अगर आप इस तरह से कंसेप्शन करते हैं तो फिर आगे चल को आपको कॉम्प्लिकेशन होती नहीं। आज तक मेरे एक भी पेशेंट को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कभी भी हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ा है, या उन्हें कभी भी कोई ओवर इंजेक्शन टैबलेट्स कोई भी नहीं दी या गई। हार्मोनल सपोर्ट, हार्मोनल कुछ नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं। सारी चीजें इतनी नेचुरल और स्मूथ जाती हैं कि मतलब वो पेशेंट्स अपने आप बताते हैं कि मैम हमें लग ही नहीं रहा है कि हम प्रेग्नेंट हैं। और नेचुरल डिलीवरी की तरफ नेचुरल डिलीवरी, उनका मिल्क सिक्रीशन अच्छा रहता है, बच्चों की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी रहती है, बच्चों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है। स्वर्ण प्राशन पे भी फोकस होता है। बिल्कुल, जब हम लोग स्वर्ण प्राशन वगैरह, जब हम 5th मंथ में मदर हमारी आती है, आयुर्वेद में बहुत पर्टिकुलर बताया कि किस मंथ में कौन सा ऑर्गन डेवलप हो रहा है। अच्छा। सोनोग्राफी तो अब हुई है ना, उन्होंने पहले ही बताया कि भाई 3rd मंथ में उन्होंने बताया है कि 4th मंथ जो रहता है हमारा, उस समय हार्ट फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है। ये बात मैं यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा। अभी जब मैं कुछ यूट्यूब पे सर्च कर रहा था, स्पेशली इवोल्यूशन ऑफ सिविलाइजेशन पे, तो हड़प्पा और मेसोपोटामिया में कुछ ऐसे इंस्क्रिप्ट्स मिले हैं जहाँ पे शिलालेख पे ऐसे पिक्चर्स बनाए गए हैं। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, उड़ीसा में कोई टेम्पल है जिस टेम्पल के ऊपर ऐसे स्क्रिप्चर्स मिले हैं जिसमें प्रेगनेंसी की सारी स्टेजेस को दिखाया गया है। तो ये भी एक मैं उसको कनेक्ट करूंगा कभी मुझे वापस मिला वो। तो ये भी चीजें काफी वर्षों से समझ है इन चीजों की भी। और मॉडर्न मेडिसिन और मॉडर्न डायग्नोस्टिक चीजें जो आई हैं, बहुत सारे इम्यूनो ऐसे हैं, हार्मोनल चीजें हम आज जान सकते हैं। तो हमारी समझ तो अच्छे से बढ़ गई है, लेकिन समझ को या रिसर्च को हम क्लिनिकल इम्प्लीमेंटेशन में कैसे लाएं, ये हमें देखना होगा। ठीक है, और उसके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स के साथ काम भी करना होगा, क्योंकि अभी तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम ओरिएंटेड सॉल्यूशंस के ऊपर ही फोकस्ड रहे हैं। ठीक है, जैसे ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ रहा है तो क्या देना है, तो वी हैव टू सर्च फॉर अनदर थिंग। ठीक है, हमने एक पाउडर बना दिया, उसको पानी में घोला, बच्चे को दे दिया। कैसे देना है, ब्रेस्ट से नहीं दे रहे हैं तो बॉटल से दे दो। तो ऐसा नहीं है, हर चीज इंटरकनेक्टेड है। बिल्कुल। उसके फीडिंग की अगर हम बात कर रहे हैं, विश्व स्तनपान सप्ताह चल रहा है, तो हम फीडिंग के ऊपर ही अगर फोकस करें तो फीडिंग के जो भी हार्मोन्स है, जैसे प्रोलैक्टिन हो गया, एक मेजर हार्मोन है जो कि बहुत सारी चीजों को गवर्न करता है। ठीक है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो ब्रेस्ट को तैयार करता है। ठीक है, 7वें-8वें महीने से शायद इसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। जब चरम पे डिलीवरी होती है तो उसका मैक्सिमम लेवल होता है, और विद इन 7 डेज वो डिप्लीट होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको मेंटेन करने के लिए सक रिफ्लेक्स बहुत जरूरी है। ठीक है, जो कि हमारे निप्पल्स के आसपास होता है। तो अभी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हम देखते हैं उसमें। स्पेशली दुख तब होता है जब समझदार प्लेटफॉर्म से भी इस तरह की नासमझी की चीजें हम देखने और सुनने को मिलते हैं, क्योंकि एक लैक्टेशन सपोर्ट स्टाफ और टंग टाई लिप टाई रिलीज होने की वजह से आए दिन पेशेंट्स ब्रेस्ट फीडिंग डिफिकल्टी लेके मेरे पास आते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि टंग टाई है तो आप इसको रिलीज कर दीजिए, क्योंकि वो सारी चीजें कर चुके होते हैं, गायनेक को भी दिखा चुके होते हैं, पीडियाट्रिशियन को भी दिखा चुके होते हैं, लैक्टेशंस को भी दिखा चुके होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको फिर एक नई चीज पता चलती है, टंग टाई लिप टाई, तो वो आते हैं। बट चूंकि अब इतने दिनों बाद मेरी जो समझ बदली वो ये कि हर चीज में, हाँ, 27 से 28% बच्चों में टीथर्ड ओरल टिश्यूज एक कॉज है कि वो फीडिंग नहीं कर पा रहा है अच्छे से, या मदर को प्रॉब्लम्स पेन हो रही है। लेकिन उसके अगेंस्ट भी अगर देखें तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे हैं चीजें, जैसे कि मदर को मिल्क सिक्रीशन ही ना होना, मिल्क सिक्रीशन ना होना, सक रिफ्लेक्स ना होना। प्रीमेच्योर बेबी का सक रिफ्लेक्स 8वें महीने में डेवलप होता है। जो बच्चा 32 हफ्ते या उससे पहले अगर डिलीवर हो रहा है, 28 हफ्ते में हो रहा है, तो उसका सक रिफ्लेक्स ही नहीं है, उसकी मसल्स का न्यूरोलॉजिकल कोऑर्डिनेशन ही नहीं बना है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो अफेक्ट करती है एक पर्टिकुलर फंक्शन को। ठीक है, तो सिर्फ एक ही चीज नहीं है। तो इसलिए हर एक व्यक्ति को, हर एक प्रोफेशन को साथ में आने की बहुत जरूरत है। उसमें एक रेडियोलॉजिस्ट भी है, गायनेकोलॉजिस्ट भी है, पीडियाट्रिशियन, फीटल मेडिसिन का बहुत बड़ा पार्ट है, हार्मोनल एसेस का बहुत बड़ा पार्ट है। तो इन चीजों को कहीं ना कहीं मॉनिटर करके स्टैंडर्डाइज किया जाए, एक हेल्दी प्रोटोकॉल बनाया जाए, जो कि कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी अब हर महीने
इस तरह की व्यवस्थाएं दी जा रही गर्भस्थ महिलाओं को, जिनके पास बहुत अच्छे से सुविधा नहीं है दूर दराज के हिस्सों में भी। तो ये कहीं ना कहीं चीजें हैं और इसका फायदा फर्क भी मिल रहा है कि अब जो है ब्रेस्ट फीडिंग का रेशो है वो बढ़ रहा है और साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज़्यादा है। ये बात सुन के भी अच्छा लगेगा WHO और यूनिसेफ के रिकॉर्ड्स की वजह से। तो अगेन मैं वहाँ आता हूँ आपके पास कि एक तो हमने बात करी कि जब न्यू जनरेशन तैयार करना है तो एक कपल को हेल्दी होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। उसके अंदर जितने भी टॉक्सिन्स है वो फ्री होना चाहिए ताकि नेक्स्ट जो उसकी मंथली साइकिल्स आए उसमें उसकी एक की क्वालिटी रिफाइन हो जाए। और ये सारी चीजें डिपेंड करती है हार्मोन्स के ऊपर, मेनली हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस की तरफ, ठीक है, जिससे हमारे ग्रोथ हार्मोन, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन और बहुत सारे जो हार्मोन आपने बताए वो सारे रेगुलेट होते हैं। तो मिनिमम शायद 3 महीने का फेज ये रहता है जब एक 3 कपल को मंथ का प्लान रहता करना है। चाहिए। इसको बीज संस्कार के रूप में बिल्कुल। शास्त्रों में और ग्रंथों में वर्णन है जो कि आयुर्वेद में प्रैक्टिस होती है। तो आइडियली ये दोनों पार्ट पे हमें करना चाहिए और शायद इससे वो चीजें भी फिल्टर्ड हो जाती हैं जो हमारे हेरिडिटी इश्यूज हैं, डेफिनेटली। राइट। अगर आयुर्वेद ने बताया है कि प्रमेह, स्पेशली उन्होंने प्रमेह और कुष्ठ का बताया है कि अगर ऐसी कोई हिस्ट्री है और बीज संस्कार के लिए आप जाते हैं तो आपके वो सारी चीजें, जैसे बहुत सारे लोग आते हैं कि सोरियाटिक की फैमिली हिस्ट्री है या फिर स्किन डायबिटीज डिसीज की की है, ये सारी चीजें आप बीज संस्कार और इनसे दूर कर सकते हैं। और इसके ऊपर मैं मॉडर्न मेडिसिन के थ्रू भी अगर बात करूं तो डॉक्टर बार्कर ने 1970s में एक हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट किया जिसको हम बार्कर हाइपोथेसिस के रूप में लेते हैं। और उसमें वही चीज बताई है लेकिन थोड़ी सी साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेड बताई है कि गर्भावस्था के समय का जो माहौल है या जो स्पर्म और ओवम का जो जेनेटिकल मेकअप है और गर्भावस्था का जो समय है ये हमारी लाइफ में आने वाली बहुत सारी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज जो हमारी मेटाबॉलिज्म से जुड़ी हुई है, जो हमारे रहन सहन से जुड़ी हुई है, उनकी प्री प्रोग्रामिंग वहीं से हो जाती है। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एपिजेनेटिक एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स। अब यहाँ पे एपिजेनेटिक दो चीजें आ गई, एपी मतलब एनवायरमेंटल और जेनेटिक मतलब जीन्स का एक्सप्रेशन। तो ये सारी चीजें कोडिंग डिकोडिंग की वजह से ही होती है। हमारा शरीर जब बनता है तो ये इसी तरीके के कैस्केड से बनता है, सारी प्रोग्रामिंग हमारे डीएनए में होती है। और अगर उसको हम एक अच्छा माहौल दे दें जो कि बीज संस्कार जैसी हमारी व्यवस्थाएं दे सकती हैं तो उसको अपना के हम अपना भले पुराना कोई भी हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री रहा हो, उसमें काफी कुछ सुधार हम कर सकते हैं। स्पेशली जिन बच्चों की स्पेशल चाइल्ड डाउन सिंड्रोम की हिस्ट्री है या मदर को हाइपोथायरायडिज्म है, फादर को डायबिटीज है या स्पर्म की क्वालिटी या काउंट्स की दिक्कतें, ऐसी बहुत सारी काउंट्स दिक्कतों को हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। और रिजल्ट्स भी, और मैडम के चैनल पे भी ये काफी चर्चाएं हैं कि किस तरीके से बीज संस्कार ने बहुत सारी चीजों को बदला है और जो नई प्रोजेनी आई है, जो नई जनरेशन आई है, वो अपने आप में ही अलग है। और उसमें स्वर्ण प्राशन का भी बहुत अच्छा रोल है क्योंकि गर्भावस्था के तीसरे महीने से 5वें महीने से स्टार्ट कर देते हैं जब से मस्तिष्क का विकास या कहेंगे कि आत्मा ब्रेन का आयुर्वेद के हिसाब से जब बुद्धि बनना स्टार्ट होती है, मन बनना स्टार्ट होता है, तो फिर तो 6 मंथ से हम स्वर्ण प्राशन स्टार्ट करते हैं। स्वर्ण प्राशन के बारे में भी काफी चर्चाएं हुई हैं, तो हम अभी इसको संक्षेप में ही रखते हैं। तो सबसे पहला हो गया हमारा बीज संस्कार, फिर उसके बाद गर्भधारण संस्कार, उसके बाद फिर मासानुवासिक जो आपकी व्यवस्थाएं हैं। देखिए, गर्भधारण संस्कार के गर्भधारण के बाद अधिकतर यहाँ पे भी बहुत नेग्लेक्ट पार्ट होता है कि गर्भधारणा हो गई तो जो कपल है या जो मदर है वो ऐसे लीनियंट हो जाती है कि अब कंसेप्शन हो गया है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि ये जो कंसेप्शन हुआ और ये 9 मंथ जो प्रकृति ने हमें दिए हैं, 9 मंथ ही बच्चा क्यों अंदर रहता है, क्योंकि उसकी बॉडी रेडी हो रही है। तो उसमें मदर की बॉडी को रेडी करने के लिए भी आयुर्वेद में बताया गया है। आयुर्वेद में जो गर्भिणी परिचर्या बताई गई है, गर्भिणी को किस तरह का रेजिमेंट फॉलो करना चाहिए, गर्भिणी को क्या क्या चीजें करनी चाहिए जिससे उसकी बॉडी रेडी हो फॉर मिल्क सिक्रीशन, फॉर नॉर्मल डिलीवरी, टू कैरी बेबी, फॉर ऑल दिस। तो उसके लिए आयुर्वेद में हर महीने एक पर्टिकुलर डाइट बताई गई है, हर महीने पर्टिकुलर उन्होंने हर्ब्स बताए हैं ताकि उससे बच्चे का डेवलपमेंट, उस महीने में जो ऑर्गन डेवलप हो रहे हैं उनको अच्छा बनाए और मिस कैरेजेज ना रहे। आयुर्वेद में इतना पर्टिकुलर सोचा गया है कि रक्त गर्भ स्राव ना हो, उसके लिए भी बताया गया है। तो गर्भिणी परिचर्या और गर्भ संस्कार क्या है, गर्भ संस्कार जो रहता है वो इसलिए बताया गया है कि जो बच्चा है
जब बेबी हो जाता है, जब वो 2 से 3 साल का हो जाता है, तब हम बहुत सर्च करते हैं कि इसको हम कौन से क्लासेस लगवाएँ, कौन सी लैंग्वेज सिखाएँ। वो सारी चीज़ें मेहनत हम बाद में ना करके, अगर जब वो 50% ब्रेन डेवलपमेंट तो अंदर ही हो रहा है। अगर उस समय करते तो हमें बाद में भटकने की और बाद में करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और गर्भ संस्कार के जो बच्चे रहते हैं और जो नॉर्मल बच्चे रहते हैं, उनमें मच डिफरेंस खुद नोटिस होने में आया। मुझे पेरेंट्स उनके वीडियो बना के, उनके प्ले ग्रुप्स की या उनकी छोटी-छोटी चीज़ों की बना के भेजते हैं कि मैम देखिए बच्चे कितने डिफरेंट हैं। तो उन पे ज़रूर हमें काम करना चाहिए। उस गर्भ संस्कार सिर्फ़ इसलिए नहीं कि उनमें गुड क्वालिटीज़ कल्टीवेट करनी है। गर्भ संस्कार जब होता है तो बच्चा इस दुनिया को देखने का उसका नज़रिया ही बदल जाता है। और जब वो मदर से पहले 9 मंथ कनेक्ट रहता है तो मदर, फादर या फैमिली के साथ उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहती है। तब मिल्क सिक्रेशन होना, उनकी ग्रोथ होना ये नेचुरल फिनोमेना है। उसके लिए हमें बाहर से कोई सायरप्स देना है, बाहर से कोई डब्बा बंद मिल्क देना है या फिर हमें मदर सेरेलैक को देना भी है, बहुत सारी ये कुछ मेडिसिन। नहीं। और मदर को भी हम लोग मतलब कोई भी मेडिसिन नहीं देते हैं। मिल्क सिक्रेशन आयुर्वेद में बताया गया रेजिमेन को अगर देखिए हम यहाँ फॉलो पे अगर करते हम हैं। स्पष्ट करें, मेडिसिन और आयुर्वेदिक औषधियों में बहुत फर्क है। ठीक है, बिल्कुल। मेडिसिन जो आज हम समझते हैं वो मॉडर्न मेडिसिन जो कि किसी ना किसी मॉलिक्यूल से हमने डिराइव करी, लेबोरेटरी में बनाई है। इट्स नॉट ए नेचुरल पार्ट। हमने कुछ केमिकल्स लिए, कुछ केमिकल्स लेके एक फॉर्मुलेशन बनाया, जैसे इंडामिथासोन हो गया है ना, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, प्रोजेस्टेरॉन के सेपरेट लेवल को बढ़ाए रखने के लिए है। तो उसके अगेंस्ट अगर हम कुछ ऐसा आहार दें, ऐसी औषधि का कुछ दें जो नेचर से आई है, जो वैद्यों ने उसको थोड़ा सा प्रोसेस करके उसको रिफाइन करके बनाया है, सही बोल रहा हूँ मैं, है? ऐसे बहुत सारे हर्ब्स हैं जो मेडिसिन ना होके रसायन है। जैसे शतावरी की बात करेंगे हम, जबकि ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि कोई भी ऐसी मॉडर्न या आयुर्वेदिक कोई भी ऐसी गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है जो शतावरी इन एनी फॉर्म ना देती हो। अधिकतर तो उन्हें पता भी नहीं होता है कि उसमें तो सच शतावरी है। नहीं, उन्हें पता भी होता है तो भी वो देती, क्योंकि उन्हें पता है कि आयुर्वेद के शतावरी के या आयुर्वेद की विदारा के अलावा दूसरी ऐसी कोई चीज नहीं है जो मिल्क सेक्रेशन कर सकेगी, या जीवंती के अलावा ऐसी कोई नहीं। तो उनके नाम भले जस्ट लाइक मैं बोलूंगी लेप्टाडीन है, लेप्टाडीन कहने को आपको क्या लगेगा कि ये मॉडर्न मॉडर्न मेडिसिन मेडिसिन है, है। लेकिन उसमें जीवंती है, काकोली है, क्षीर काकोली है, विदारी है, ये सब हर्ब है। तो उन हर्ब को जब आप नेचुरल फॉर्म में लेते, वो क्या काम करती हैं, वो आपके शरीर में आपके ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करती है टू सिक्रीट हार्मोन, है ना। मेरे हिसाब से पूरा किस्सा हार्मोन्स का है। हार्मोन्स का है, लेकिन वो हार्मोन हमें नेचुरली हमारी ग्लैंड से सिक्रीट कराने हैं, ना कि उनके सब्स्टिट्यूट्स इंजेक्शंस के। और उनकी टैबलेट्स के फॉर्म में। उस तरह हम क्या करते हैं कि वो हम अपनी जो ग्लैंड्स हैं उनको पैसिव कर देते हैं। क्योंकि किसी हार्मोन को स्टिमुलेट करने के लिए भी एक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, डेफिनेटली। रिलीजिंग हाँ, हार्मोन, रिलीजिंग जैसे हार्मोन, थायराइड हार्मोन को रिलीज कराने के लिए थायरोक्सिन को थायरोक्सिन रिलीजिंग हार्मोन होता है। टीएसएच चाहिए हमें, है ना, तो थायराइड ये अगर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सप्लीमेंट्स वहाँ मिल जाते हैं इंजेक्शन के रूप में, सपोर्ट के रूप में, ठीक है, एक इमरजेंसी सिचुएशन बैठी है, वो भाई बात अलग है। लेकिन जब उसका ओवर यूज या उसका आदत अगर बना दी जाती है, तो मेरे हिसाब से उसके जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है वो उनको मैसेज जाता है कि भैया हमारी कोई जरूरत नहीं है, जरूरत और नहीं है। वो स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स ही सिक्रीट होना हाइपोथैलेमस से बंद हो जाते हैं और पिट्यूटरी को सिग्नल नहीं मिलता है, और ब्लड लेवल में वो हार्मोन्स का लेवल हम आर्टिफिशियली बढ़ा ही देते हैं, जैसे आईवीएफ या जो असिस्टेड जो आईवीएफ तो आप छोड़ दो, रिप्रोडक्टिव अगर टेक्निक्स हैं। नेचुरली भी कोई पेशेंट प्रेग्नेंट होके किसी भी डॉक्टर के पास जाती है, तो सबसे पहले अगर सोनोग्राफी और यूपीटी में पॉजिटिव आता है तो सबसे पहले उसको ड्यूफेस्टोन प्रोजेस्टेरॉन ही दी जाती है, बिना ब्लड के प्रोजेस्टेरॉन लेवल चेक किए। हाँ। जबकि प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करना तो जो हमारा कार्पस लूटियम है उसका नेचुरल काम है। जब तक प्लेसेंटा फॉर्म नहीं होगा 3 महीने तक, तब तक कार्पस लूटियम ही है प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करेगी। उसके लिए अलग से प्रोजेस्टेरॉन देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आजकल प्रचलन में है कि क्या सस्टेन ले रहे हैं, क्या पिसरी रख रहे हैं, क्या प्रोजेस्टेरॉन है। जितना हम अपनी बॉडी को बाहर से फीड करेंगे, बॉडी और पैसिव होती है। इम्यूनिटी क्यों डाउन हो गई हमारी, क्योंकि हमने इतने सारे एंटीबायोटिक बाहर से लेना स्टार्ट कर दिए, हमने इतनी सारी वैक्सीन बाहर से लगाना स्टार्ट कर दी, तो वो सारी चीजें हमारी इम्यूनिटी को और सप्रेस कर रही हैं। तो इस तरह से जितना नेचुरल रहेंगे हम, उतनी ज्यादा हमारी चीजें अच्छी रहेंगी। यहाँ पे अगर हम ब्रेस्ट फीड की ही बात करें तो 9 मंथ तक हम लोग जो पेशेंट्स को
शतावरी देते हैं, या फिर आयुर्वेद में शतावरी कब से शुरू कर देते हैं? शतावरी हम लोग प्री कंसेप्शन भी देते हैं, ड्यूरिंग कंसेप्शन भी देते हैं और पोस्ट कंसेप्शन भी देते हैं। एक एक शतावरी जो वेल नोन है लोगों के लिए, ऐसी मल्टीपल हर्ब्स हैं, तो वो सारी दी जाती हैं। पेशेंट के ब्रेस्ट को हम लोग पहले से 3rd मंथ से ही आयुर्वेद ने बताएगी अभ्यंग, मतलब मालिश करने को। अधिकतर आप क्या देखते हैं कि डिलीवरी के बाद मालिश होती है। अगर किसी को पहले बता दिया जाए कि भाई आपको मालिश करनी, तो उनके मतलब फैमिली मेंबर्स का ऐसा रहता है कि मैम पहले मालिश क्यों? तो वो अभ्यंग क्या करती है, वो आपके ब्लड सर्कुलेशन को इनहेंस करती है। हमारे रिसेप्टर, हमारी जो मेमोरी ग्लैंड्स है उनमें डक्ट्यूल्स होती हैं, पतली पतली फाइन, उनको क्लियर करती है टू सीक्रेट मोर मिल्क इन फ्यूचर। तो उससे हमारी जो है, जैसे योगा कराती हूँ मैं, जिसमें जिसमें मैं संतुलन क्रिया कराती हूँ, उसमें हम जस्ट ब्रेस्ट की इस तरह से मसाज कराते हैं, तो वो उनका ब्लड सर्कुलेशन इनहेंस होता है और आगे चल के ये ब्रेस्ट फीड में मदद करती हैं। तो उस तरह से ही हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए, जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो जो हार्मोन सिक्रीशन होते हैं उससे जो ब्रेन को सिग्नल जाते हैं, और उससे जो ऑक्सीटोसिन या फिर जो प्रोजेस्टेरोन, ये प्रोलैक्टिन सिक्रीट होता है, वो स्टिमुलेट करता है टू सिक्रीट मोर मिल्क। मैंने कहीं अभी पढ़ा भी था कल परसों कि जब डिलीवरी का जो डिसीजन है वो एक फीटस का होता है, ना कि माँ का होता है, क्योंकि जो हार्मोनल चेंजेस है, एस्ट्रोजन है या जो ऑक्सीटोसिन है, उसके जो स्टिमुलस है, जो हमारी बच्चेदानी की गद्दी होती है, एंडोमेट्रियम होती है, ये सारे जो, जिसको हम राइपनिंग ऑफ यूटेरस बोलते हैं, कि बच्चा अपने आप को डिलीवरी के लिए अब तैयार कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बच्चे के हाथ में होती है, फीटल कंपोनेंट में ये होती है। और अगर फीटल कंपोनेंट में अगर ये है और बच्चा अगर अंडर वेट है या अच्छे से डेवलप नहीं है, तो ये चीजें उसके कंट्रोल में भी इतने सही तरीके से या टाइमली नहीं होंगी और फिर हमें कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। और जैसे ही बच्चा अगर प्री मैच्योर डिलीवर या लो बर्थ वेट का होता है, तो फिर वो पूरी कहानी शुरू हो जाती है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो जाती है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमें रिस्की लगती है वो चीजें। LSCS होता है, LSCS होने से हमारा जो नेचुरल कैस्केड है, जो अगेन वही ऑक्सीटोसिन का रिलीज होना, बर्थ कैनाल से बच्चे का बाहर आना, और ये पार्ट फीटस पार्ट पे या न्यूबॉर्न पार्ट पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम डेंटिस्ट्री की बात वापस अगर इसमें थोड़ी सी करेंगे, तो जो फंक्शंस हैं, जो हमारे माइक्रोबायोटा है जो मुंह का है, इसको हम अर्ली चाइल्डहुड केरीज से भी कनेक्ट कर सकते हैं। जो बच्चे जो सिजेरियन से होते हैं, उन पे जो गर्भनाल है उसका जो सिक्रीशन से अगर वो उनके मुंह के अंदर नहीं है, तो भी हमारे हेल्दी या हेल्पिंग बैक्टीरिया हमारे मुंह में नहीं होते हैं, और इसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कैविटी कॉजिंग बैक्टीरिया को, कि वो आके पहले वहां पे जम जाते हैं, और ऐसे बच्चों में ज्यादा कैविटीज दिखती हैं। ठीक है, तो ये जो नेचुरल प्रोसेस है, कुल मिला के जो बात हम समझ पा रहे हैं, और बहुत सहज तरीके से अगर किसी को मैसेज कन्वे करना है, तो हमें कुछ वैसी व्यवस्थाएं वापस करनी होंगी, स्पेशली कुछ कुछ ऐसे इश्यूज को लेके, जैसे प्रेगनेंसी हो गया, फीडिंग हो गया। ये एक ऐसा टाइम है जिसमें कि हमें पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट होकर अपना 100% डेडिकेशन देना चाहिए। भले उसके बाद में बच्चा अगर बड़ा हो जाता है तो हम अपने बहुत सारी व्यवस्थाओं में, काम में अपने एंगेज हो सकते हैं, लेकिन इसको एक तरीके से बोलूंगा कि छुट्टी लेके करने वाला काम है। जैसे हम बोलते हैं ना कि तसल्ली से, शांति से, प्लान वे में जो हम करना चाहिए वो काम है। एक्चुअली प्रेगनेंसी एंजॉय करने वाली चीज है, ये फिजियोलॉजी है, प्रकृति का सबसे बड़ा गिफ्ट है, ना कि ये पैथोलॉजी है। आजकल ऐसा मतलब मेरे जो पेशेंट फर्टिलिटी है सारे रहते हैं, वो तो मेंटली बहुत रेडी रहते हैं उस चीज के लिए, लेकिन अधिकतर जो पेशेंट तो डेस्परेट शादी को इतना समय हो जाता है, और जो पेशेंट ऐसे कंसीव हो जाते हैं, तो वो उनको ऐसे लगता है कि कहाँ बीमारी में फंस गए, ये 9 महीने कैसे निकलेंगे। लेकिन जबकि नहीं है, मुझे लगता है ये सबसे एक महिला का सबसे प्लीजेंट लाइफ का पार्ट है, उसका एक एक पल उनको एंजॉय करना चाहिए, और वो एंजॉय करेंगे तो, और फादर्स को भी उनमें इन्वॉल्व होना चाहिए। फादर्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। इमोशनल सपोर्ट सभी का है, वो एक हस्बैंड का तो हो ही जाता है, एक फादर का तो हो ही जाता है, साथ में घर के और लोग हैं, और जो पुरानी परंपराएं भी बनी थी कुछ इस तरीके से कि जहाँ पे एक रिलैक्सेशन का माहौल देने के लिए चीजें थी, चाहे वो गर्भिणी का अपने पापा मम्मी के घर पे जाना हो, डिलीवरी के काफी टाइम बाद वापस अपने वर्क प्लेस या जिम्मेदारी या ससुराल वापस आना हो, तो ये एक विंडो पीरियड देता था कि बच्चा और माँ दोनों ही अपने आप को वापस नॉर्मल चीजों के लिए लेके आए।
और इस बीच में बच्चे का भी अच्छा विकास हो, और वो बच्चे काफ़ी अच्छे से करते ही हैं। और इसमें और क्या आप जोड़ना चाहते हैं? इसमें देखिए, एक तो सबसे पहले कि ये ब्रेस्ट मिल्क के लिए क्या करें, वो बात का चिंतनीय विषय है, लेकिन सबसे पहले शुरुआत किस मेरे तरह हिसाब से, से तो ब्रेस्ट मिल्क की चिंता करनी ही नहीं हो पड़ेगी अगर ये अगर सारी अगर हम चीजें चीज़ आप नेचुरली करेंगे, लेके जाएँ। डेफिनेटली अगर आप ये क्योंकि सारी पहले चीजें ऐसा करोगे। होता ही था, अगर हम अपनी दादी की ही बात करें तो उनके 5 बच्चे हैं, मेरे फादर और मेरी बुआ। तो ऐसा कोई इश्यू नहीं आया कि किसी ने किसी को बॉटल फीड कराया हो, या कोई डिब्बा बंद दूध दिया हो, या उससे एक जनरेशन और पहले चले जाए। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा था, ठीक है? क्योंकि इतना अच्छा इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं था, बहुत सारी चीज़ें थी ऐसी जिनकी वजह से बच्चे डिस्ट्रेस में चले जाते थे, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा था। लेकिन जब बच्चा 5 साल या उसके ऊपर की एज क्रॉस कर लेता था, तो उसकी लाइफ में उसको हेल्दी रहने का जो चांस मिलता था, वो आज हमारी जनरेशन से कहीं ज़्यादा है। बीइंग हैविंग अ सिंगल चाइल्ड, आज हम सिंगल चाइल्ड प्लान कर रहे हैं, वो कॉम्प्रोमाइज्ड हेल्थ में है। और एक चीज़ और हम बात करेंगे, मैंने एक बहुत अच्छे रिसर्चर्स की बात सुनी थी कि आज हमने अपनी लाइफ स्पान को तो बढ़ा लिया है, या कहूँगा लाइफ स्पान को भी बहुत अच्छे से नहीं बढ़ाया, क्योंकि पहले के लोग 100 साल के ऊपर ही जीते थे। जैसे हमारी दादी के जो भाई हैं वो 103 साल के हो गए, और दादी भी अब 90 के ऊपर की हैं और फिट हैं। और वो फिटनेस अगर कहीं ना कहीं परसेंटाइल में देखेंगे तो उतनी फिटनेस हमारी नहीं है, ठीक है? तो ये जनरेशन जनरेशन हर घर में ये देखने को मिलेगा, ठीक है? तो इसमें हम ये चीज़ समझना होगा हमें कि जो फोकस है वो हमारी, जब कंसेप्शन और फिर ब्रेस्ट फीडिंग और उसके बाद में जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग है, उसमें भी काफ़ी चेंजेस आ गए, क्योंकि सब तरफ से मार्केट इन्वॉल्व हो गया इसमें, ठीक है? हर तरफ का, हर चीज़ का इकोनॉमिक इंटरेस्ट आ गया है, चाहे वो इनफर्टिलिटी हो, चाहे वो एंटीनेटल केयर की क्लासेस हों, चाहे वो लैक्टेशन सपोर्ट की क्लासेस या कंसल्टेंट हों, चाहे वो एक गायनेकोलॉजिस्ट हो, चाहे वो एक पीडियाट्रिशियन हो, वैक्सीन सप्लायर हो, फिर उसके बाद बेबी फूड की इंडस्ट्रीज हो, ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी हैं। और जो पॉलिसीज डिसीजन लेते हैं, और जो समय बदल रहा है, क्योंकि हम प्रॉब्लम्स में और प्रॉब्लम्स में घुसते जा रहे हैं। हम प्रॉब्लम्स को समझ के उनके होने का कारण और वापस उनको नॉर्मल की तरफ ले जाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। उसीलिए ये हम आज डिस्कशन भी ले रहे हैं कि ऐसे क्या क्या कदम उठाए जाएं जिनसे कि जो बिगड़ चुकी है, जो बीत चुकी है, वो बात खत्म हो, और आने वाली जनरेशन से एटलीस्ट जो अब बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो कंसेप्ट कर रहे हैं, कंसीव कर रहे हैं, वो जाके कुछ सब बदलाव अपने महसूस करें। फिर जब वो पेरेंट्स बने तो उनमें इतनी समझ हो जाए कि क्या क्या इन चीज़ों के रैशनलेज हैं, और उनके जब बच्चे आएंगे तो हो सकता है कि उसमें काफ़ी कुछ बदलाव हम ला सकें, क्योंकि इसके होने का भी वैसा ही पैटर्न है ना? 3 जनरेशन पहले सब कुछ ठीक था, खान पीन रहन, क्योंकि सुविधाएं नहीं थी। अब हमारे सुविधाएं होते हुए भी हमें उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, उन चीज़ों को हमें सही जगह से ले जाना चाहिए, ठीक है? तो एक एक क्लोजिंग रिमार्क अगर हम लोग लें कि ब्रेस्ट फीडिंग को कैसे सपोर्ट करें, तो उसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए सबसे पहले तैयारी आपको प्रेगनेंसी से ही करनी है। प्रेगनेंसी में ही आपके ब्रेस्ट को आपको रेडी करना है, आपकी बॉडी को रेडी करना है। तो मैं यही बोलूँगी कि देखिए, आप लोगों ने एंटीनेटल केयर को सिर्फ कैल्शियम आयरन तक ही सीमित कर दिया है कि फॉलिक एसिड। कैल्शियम खाना है, आयरन खाना है, फॉलिक एसिड खाना है। ये नहीं है। पहले ना कोई कैल्शियम खाता था, कोई आयरन और कुछ नहीं खाता था, लेकिन फिर भी बच्चे हेल्दी थे, ब्रेस्ट मिल्क होता था, क्योंकि वो सारी चीज़ें अच्छे से फॉलो होती थी। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो आपको नहीं लेना है, वो एक डाइट सप्लीमेंट्स है, डाइट में पूरे नहीं मिल पा रहे इसलिए हम ले रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक हेल्दी डाइट, हेल्दी योगा, हेल्दी प्राणायाम परिचर्या, और आयुर्वेद ने बताया कि गर्भिणी परिचर्या पूरी अच्छे से फॉलो करिए। 8th मंथ में आयुर्वेद में ऐसे करके जो पंचकर्म बताए गए हैं, जिसमें बस्ती चिकित्सा बताई गई है, जो आपकी बोन्स को रेडी करेगी। जैसे कि कल आपसे मेरा डिस्कशन हुआ था, तो आपने बोला था कि जब एक मदर फीड कराती है तो कितने समय तक उसकी ये कैल्शियम का सप्लीमेंट लेने के बावजूद भी कितना कैल्शियम लॉस होता है। तो इररिस्पेक्टिव होता है, आप अगर मतलब हार्मोनल चेंजेस ऐसे होते हैं कि जो मिल्क में कैल्शियम सप्लाई करती है मदर मिल्क प्रोडक्शन के टाइम पे,
तो वो डबल रिक्वायरमेंट हो जाती है उसकी, और वो करीबन 1.5 ग्राम प्रति डेढ़ ग्राम पर डे के हिसाब से वो हो जाती है। और स्टडीज में ये भी देखा गया है कि ऊपर से सप्लीमेंट देने के बावजूद भी वो कैल्शियम मिल्क तक नहीं पहुंचता है। तो ये बॉडी का खुद का अपना एक रिस्पॉन्स है, और ये एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है। अगर उसको हम सही तरीके से लेंगे तो 6 महीने में वो वापस नॉर्मल हमारा बोन का लेवल कैल्शियम का हो जाता है। तो जो ही ये जो गाइडलाइन बताई गई कि भाई कैल्शियम आपको ड्यूरिंग फीडिंग लेना चाहिए, अधिकतर मैंने ऐसा देखा है कि जो बच्चे पेरेंट्स रहते हैं या जो कपल रहता है वो दोबारा गाने के पास जाता ही नहीं है, और उनको जो 1 महीने 15 दिन की कैल्शियम वगैरह दे दी जाती है, बस उसके बाद लेते ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है। डाइट आयुर्वेद में अधिकतर नेचुरल चीजों पे फोकस करिए, आपकी डाइट ही उतनी कैल्शियम और आयरन रिच होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि एक प्रेग्नेंट मदर को कितना मिल्क इनटेक लेना है, मतलब उसको बटर मिल्क लेना है, उसको मिल्क लेना है, उसको नवनीत मक्खन उन्होंने 5th मंथ से, क्योंकि जब ब्रेन फॉर्म होता है तो वो किससे बना हुआ है, फैटी सब्सटेंस तो ही है ब्रेन। तो जब उस समय नवनीत लेंगे, जब मक्खन लेंगे, तब ब्रेन बन रहा है तो वो और अच्छे से बनेगा। इतना माइन्यूट ऑब्जर्वेशन रहा है हमारे ऋषि मुनियों का उस समय। तो वो सारी चीजें अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली मिल्क सिक्रीशन अच्छा होगा ही होगा। तो उसकी शुरुआत आप प्रेगनेंसी से ही करें। दूसरा, आफ्टर प्रेगनेंसी अगर तब तक आपको जानकारी नहीं मिल पा रही है तो आफ्टर प्रेगनेंसी जो सूतिका परिचर्या बताएगी कि उसमें हमें किस तरह से ब्रेस्ट की मसाजेस करनी है, या कौन से हर्ब्स लेने हैं, या यूट्राइन क्लींजिंग अच्छी हो जाती है तो जो उससे मिल्क सिक्रेशन अच्छा हो। और ऐसे बोलते हैं कि पीरियड्स नहीं आना चाहिए, एक्चुअली तो पीरियड्स नहीं आना चाहिए जब तक आप फीड करा रहे हैं, लेकिन अभी क्योंकि ऐसा नहीं जो होता है। प्रोलैक्टिन है वो हाँ। आपके कॉन्ट्रासेप्शन को भी बड़ा मेंटेन करता है। मेंटेन करेगा। अगर आपका कॉन्ट्रासेप्शन मेंटेन है, आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं पोस्टपार्टम, और ये ड्यूरेशन तब तक चलता है जब तक आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो, तो ये कंसिडर किया जाता है कि आपका हार्मोनल स्ट्रक्चर पूरा बैलेंस्ड अच्छा है। तो उसके लिए भी कौन सी हर्ब्स लेनी है या क्या लेना चाहिए, या और जो 45 डेज या 60 डेज की जो सूतिका परिचर्या बताइए कि इसमें मदर को रेस्ट करना चाहिए या इसमें मदर को बाहर लेने के, तो ये हम ऐसा ना सोचे कि वो ऑर्थोडॉक्स है, वो सारी चीजें इसलिए नहीं। वो सारी चीजें आपके लिए ही बताई गई है कि अगर उस समय आप बहुत ज्यादा चलेंगे, या फिर जैसे आप फिर से वर्क ज्वाइन कर लेंगे, या तो उसमें आपका वात प्रकोप होगा, अति चिंता। कोई भी चीज जब हम करते तो सोचते हैं, अति चिंता होगी तो हार्मोन सिक्रीशन डेफिनेटली वहां पे कम हो जाएगा। तो इसलिए उसको 60 डेज का रेस्ट करना चाहिए। उस समय 60 डेज में उनको क्या खाना चाहिए, और जैसे आयुर्वेद में बताया गया है कि चंद्रसूर मतलब एक हर्ब है चंद्रसूर, उसकी खीर खानी चाहिए। अब चंद्रसूर में क्या है, चंद्रसूर जो है वो रिच सोर्स ऑफ आयरन है, और उसको तो भी मोदी जी प्रमोट भी कर रहे हैं। तो चंद्रसूर के लड्डू खाने चाहिए। तो ये जो हमारे पुराने बुजुर्ग बता रहे थे वो गलत नहीं था, उसके लिए ही हमें अलग से कुछ खाना है, कुछ करना है, ये अब का प्रचलन है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं। तो यही सारी चीजें हमें अपनानी है, ब्रेस्ट मसाज करनी है, बच्चे को मदर को स्नेह रखना है, कंगारू केयर जो बताई गई है कि तो वो देनी है। इसका वर्णन आयुर्वेद में भी था। ये सारा वर्णन आयुर्वेद में बहुत अच्छे से बताया गया है। और आयुर्वेद में यहाँ तक बोला गया है कि अगर मदर को किसी कारण की वजह से मिल्क सिक्रीशन नहीं हो पा रहा है, जैसे मदर अगर बीमार है या चिंता में है या बहुत सारे रीजन से, अगर उनकी वजह से हेमोरेजिक लॉस, हाँ, अगर उससे पोस्टपार्टम ब्लीड ज्यादा हो गई है उसको, तब हमें डब्बा बंद मिल्क का तो मतलब वर्णन ही नहीं, सबसे पहली चॉइस बन चुका है। तो उसमें आयुर्वेद ने बताया कि धात्री धात्री छीर देना चाहिए। धात्री मतलब ऐसी लेडी रहती है जो क्लीन हो, हाइजीनिक हो, और जो उसी गोत्र की हो, और उसकी मदर जैसी फिजिक हो, उसकी प्रकृति उसकी मदर की जैसी हो, या कोई रिश्तेदार हो, हाँ, जो कि फीडिंग मदर हो, तो उस मदर को उस बच्चे को फीड कराना चाहिए। धात्री की व्यवस्था बताई गई, मतलब उस समय भी मिल्क ह्यूमन मिल्क डोनेशन या इस तरह की व्यवस्थाएं थी, जो कि बैंक अभी अपने इंडिया में तो नहीं है, बाहर है, इंडिया में भी है, तो इंडिया में भी है, तो वो बहुत अच्छी चीज है। तो वो धात्री की व्यवस्था, मतलब उस समय भी मिल्क सिक्रीशन और मिल्क की कितनी इंपॉर्टेंस थी। फिर उन्होंने बताया कि अगर इनके धात्री का मिल्क उपलब्ध ना हो पाए, और यहाँ तक उन्होंने ये भी बताया है कि धात्री को भी गुस्सा नहीं करना है, धात्री को भी शोक नहीं करना है, मतलब उसको भी दुखी नहीं रहना है, ताकि उसका भी मिल्क कम ना हो। और स्पेशली जैसे कि बहुत सारे रिग्रेट्स वाली चीजें होती हैं, वो सोशल इश्यूज होते हैं कि जैसे
बच्ची का जन्म होना, एक मतलब एक माहौल बिगाड़े ना आप। एक गर्भिणी जो जिसने जातक है, जो जात क्या बोलते हैं उसको, जिस जो डिलीवर किया है मदर, उसको हर संभव तरीके से इमोशनल उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, क्योंकि उसकी बॉडी को पूरा 360 डिग्री हार्मोन्स जो है वो पूरा उसके मूड को, उसकी पूरी फिजियोलॉजी को बदल देते हैं। इवन हमारे जो ऑर्गन्स हैं, हमारा लिवर, किडनी, पेट, लंग्स, ये सारे इनके वॉल्यूम्स भी कम हो जाते हैं, क्योंकि वो बच्चे को जगह देनी होती है। तो इतना कुछ पेन एक गर्भिणी लेती है, और जब हम डिलीवर करते हैं उसके बाद में आसपास के लोगों को बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है कि उसको ये सारी चीज़ें, न्यूट्रिशन हो, इमोशन हो, फिजिकल हो, ऐसे सारे सपोर्ट्स देने हैं। और कई बार देखते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन डिलीवरी में भी लैक्टेशन के ऊपर फर्क है। डेफिनेटली, अगर जब यूट्रस की जो हार्मोन सिक्रीशंस हैं या बच्चा जब जो बाहर से, राइपनिंग ऑफ यूट्रस हाँ, जिसको हम जो बोलते हैं। राइपनिंग ऑफ सर्विक्स रहती है वो होगी नहीं, तो डेफिनेटली हार्मोन इम्बैलेंस रहेगा और मदर की और बेबी की वो बॉन्डिंग ही नहीं बन पाती है। अधिकतर सीजर रहता है तो बिकॉज ऑफ स्टेज मदर बैठ नहीं पाती है, या फिर उसको इतना पेन होता है, उस पेन की वजह से उससे इतने प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट होते हैं कि उसकी बॉडी में और इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, और हार्मोन जो प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन होना चाहिए वो ड्रॉप नहीं हो पाता है, प्रोलैक्टिन बढ़ना चाहिए, ऑक्सीटोसिन बढ़ना चाहिए, वो ना क्योंकि बढ़ सब के, बाहर से दिए जाते हाँ, हैं। ये बाहर से भी दिए जा रहे हैं। तो मैं ये बोलूंगी कि प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग एंजॉय करिए। दूसरा, जो बच्चे को अपने शरीर से जन्म देने की प्रक्रिया है वो आपको और स्नेह करती है, उसको भी आपको डिनाई नहीं करना चाहिए कि हमें क्योंकि आजकल पेनलेस डिलीवरी हाँ, करानी है या सीजर कराने, लोग प्लान सीजर कराते हैं। और कुछ पेशेंट्स तो ऐसे भी रहते हैं कि जिनको अगर पेन आ गया वो तुरंत हॉस्पिटल में जाके एडमिट करते हैं कि पेन बढ़ने नहीं चाहिए, सीजर कर दो आप। तो वो नहीं है, ये मातृत्व का सुख बहुत अच्छा है, उसको हर मेरे फॉर्म में हिसाब हमें से जीना चाहिए। इसमें जो रोल है वो घर के बड़ों का थोड़ा बढ़ जाता है, कि वो एक गर्भस्थ महिला को इस तरह की इमोशनल और ये सारी सिक्योरिटी दें, उन्हें प्रिपेयर करें बर्थिंग पेन और नॉर्मल डिलीवरी के लिए, ना कि कट शॉर्ट और इजी तरीका लें, क्योंकि ये सारे इजी तरीके जो सब्स्टिट्यूट्स है, या इनको हम बोलेंगे कॉम्पनसेशंस, हर चीज का एक हमने अपने लिए एक सुविधा बना ली है। तो उस सुविधा को हमें अब समझना होगा कि वो हमारे लिए कितनी जरूरी है, किन कंडीशंस में जरूरी है। अभी नॉर्मल डिलीवरी का परसेंटेज तो ऐसा होता है कि बहुत रिक्वेस्ट करके हमें उस प्रोसीजर को करवाना होता है, नहीं तो माहौल ऐसा बन जाता है कि कहीं ना कहीं हम अपना डिसीजन नहीं ले पाते हैं। हालांकि कुछ स्पेशल हाई रिस्क कैटेगरी के होते हैं केसेस यहाँ पे जिसमें मैं कि आपको इंटरप्ट करूंगी। यहाँ पे मतलब आज जो सीजर का प्रचलन आज नहीं है, मतलब आचार्य सुश्रुत ने भी बताया है कि गर्भाशय छेदन करके चाइल्ड को बाहर निकालना, जो मूढ़ गर्भ होता है, मूढ़ गर्भ मतलब जब बच्चा ब्रिज पोजीशन में रहता है, जिसे ब्रिज डिलीवरी बोलते हैं, जब Bridge। बच्चा फंस गया है, तो उस केसेस में उन्होंने भी बताया कि गर्भाशय छेदन करके मतलब LSCS करके आपको बेबी बाहर निकालना है, लेकिन उसको हर उसमें निकालना है ऐसा नहीं है। तो नॉर्मल डिलीवरी के बहुत बेनिफिट्स है, उसमें रिकवरी फास्ट है, आप नॉर्मल वर्क पे आप अपने वापस जल्दी जा सकते हैं, आप चीजें अपनी कर सकते हैं, लाइफ लॉन्ग जो आपको पेन्स रहते हैं बिकॉज ऑफ एनेस्थीसिया, जो बैक पेन हो रहा है वो नहीं रहता है आपको। बाकी बहुत सारी आप नॉर्मल डिलीवरी के बाद आपका LSCS में ब्लड लॉस कम रहता है, लेकिन जो यूट्रस अपनी पोजीशन में नेचुरली जो वापस आता है वो LSCS में बहुत टाइम लेता है। तो उसके बाद आप एक्सरसाइज जल्दी रिज्यूम कर सकते हैं, 2 मंथ में आप फिर से आप नॉर्मल अपना रूटीन जी सकते हैं, जो कि LSCS में कम रहता है। और वात प्रकोप जो नेचुरली हमारी बॉडी में जब बच्चा निकल जाता है तो जो खाली यूट्रस रह जाता है उस पे आयुर्वेद ने बताया कि पट्ट बंधन करना है, आपको बांध के रखना है कि वायु उसमें ना जाए। LSCS के केस में अधिकतर हम बेड से अलाउ ही नहीं करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे डिमेरिट्स हैं, तो उनके लिए भी हमें रोकना चाहिए। सिर्फ मिल्क सिक्रेशन हो इसके लिए कोई ऐसा मैजिकल चीज नहीं है, उसके लिए पहले से तैयारी या फिर आफ्टर डिलीवरी जो चीजें कर सकते हैं वो करनी है, तब मिल्क सिक्रेशन होगा। मिल्क सिक्रेशन ना हो तो फिर धात्री की व्यवस्था बताई गई। फिर आयुर्वेद में बताएगी कि अगर धात्री भी ना हो, धात्री भी किन्हीं कारणों की वजह से आपके पास उपलब्ध नहीं हो पा रहे, तो आपको गाय का दूध देना है, गो मिल्क देना है,
वो आप दे सकते हैं। वो भी ना मिले तो आयुर्वेद ने बताया कि आप गोट मिल्क दे सकते हैं। तो मुझे लगता है वहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम ये सारी चीज़ें अच्छे से फ़ॉलो वो करेंगे। जैसा कि मुझे बाहुबली का वो सीन याद आता है जब जो मेन मदर है उसका ड्यूरिंग डिलीवरी डेथ हो जाती है और दूसरी उसकी जो मदर होती है, वो दोनों बच्चों को सिंहासन पे लेके ब्रेस्ट फीड कराती है, उससे हाँ, तो कितना अच्छा मैसेज आता वो है। धात्री है। वो कितना बढ़िया मैसेज है कि कोई सब्स्टिट्यूट ना होते हुए एक रिस्पॉन्सिबल धात्री एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है दूसरे बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराने की। तो ये एक सोशल मैसेज भी हम वहाँ से कई जगह से ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब पिक्चराइजेशन में भी की गई है। चाहे वो एक अमिताभ बच्चन का डायलॉग हो जिसने अपनी माँ का दूध पिया वो सामने आए। तो इस तरह की चीज़ें कहीं न कहीं ये इम्पोर्टेंस दिखाती है कि ह्यूमन मिल्क जो है वो आने वाली जनरेशन के लिए अमृत समान है और मॉडर्न मेडिसिन में हम उसे व्हाइट गोल्ड भी बोलते हैं, लैक्टेशंस के बीच में व्हाइट गोल्ड नाम से हम उसको प्रचलित भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी बात ये समझ में आती है कि आम तौर पे जो बच्चे अब डिलीवर हो रहे हैं और वो लो बर्थ वेट हैं, तो उसपे जो चीज़ें कि मदर से सेपरेशन हो गया, कंगारू केयर नहीं दे पाना हो गया, तो ये इनके भी मॉडिफिकेशंस अब आ रहे हैं, जो कि धीरे-धीरे जो मेरा एक सर्कल और डॉक्टर्स के साथ बढ़ता जा रहा है। अगर मैं बात करूँ तो सॉरी बीएल के जो हॉस्पिटल बॉम्बे में दिल्ली में है, वहाँ पे डॉक्टर कुमार अंकुर हैं। वो उनका एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन स्टडी भी पब्लिश्ड हुई है। डॉक्टर सची बावेजा उनकी लैक्टेशन कंसल्टेंट है जिनसे भी पिछले हफ्ते मैं एम्स में भी मिला था। तो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि जो न्यूबॉर्न्स या जो लो बर्थ वेट या प्रीमेच्योर बेबीज हैं, उनमें वो कंगारू केयर देके अर्ली एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं। एक्सप्रेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क के बारे में भी बात हो रही है। तो मिल्क सब्स्टिट्यूट या बॉटल फीडिंग ये तो बहुत लेट या लास्ट रिजॉर्ट्स होने चाहिए, जो कि आजकल पहली सुविधा बन चुकी है। तो सुविधाएं हमेशा हमारे लिए इजी होती हैं, लेकिन सुविधाएं लेके अगर हम चीज़ें कॉम्प्रोमाइज करेंगे हमारी डेवलपमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ हमारा शारीरिक ना होके हमारा मानसिक न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन और हमारा हार्मोनल कोऑर्डिनेशन सब चीज़ों को हमारी लाइफ लॉन्ग के लिए तैयार करता है। अगर उसको ही हम अगर शुरू में ही कॉम्प्रोमाइज कर देंगे तो ये हमारे लिए बड़ी चैलेंजिंग बात हो जाएगी और फिर हमें ताउम्र ऐसे मेडिक्लेम पॉलिसीज पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा जो हमारी हेल्थ को सिक्योर कर सके। तो अब चीजें जो है वो हमें समझनी होंगी। हमारी जो व्यवस्था हमने बनाई है वो हमारे बुरे से बुरे वक्त के लिए हम रिजर्व रखें। कोशिश करें कि हम इन चीज़ों का इस्तेमाल हमें कम से कम करना पड़े। हमारे रहन सहन, हमारा खान पीन, हमारा हार्मोनल, हमारी स्लीप, हमारा ब्रीदिंग, हमारी च्यूइंग, ये सारे फंक्शंस को हम अच्छे से मेंटेन करें और उसमें सारी चीज़ों को हम अच्छे से लेके जाएं। और कोई ऐसा टॉपिक जो हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं? देखिए उसके बाद जो ब्रेस्ट फीड के लिए यहाँ पे बोलूँगी कि जैसे मसल कोऑर्डिनेशन जो बच्चे का होना चाहिए, जो आपने बताया कि प्रीमेच्योर बेबी में अधिकतर मैंने ऐसा देखा है कि डॉक्टर्स बोल देते हैं कि ये बच्चा लो बर्थ वेट है या प्रीमेच्योर है तो इसकी मालिश नहीं करनी है ना? ये बहुत गलत है। मालिश करने से या मालिश करने में हम उसके ऊपर बहुत प्रेशर नहीं डाल रहे हैं। जस्ट हम स्टिमुलेटिंग द स्टिमुलेट कर रहे हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स को, जो हमारे मेडिकेटेड ऑयल्स है उनको अंदर पहुंचा रहे हैं। तो वो बहुत जरूरी, प्रीमेच्योर बेबी की और ज्यादा केयर करनी है आपको, अभ्यंग करनी है, उनकी मालिश करनी है। अधिकतर डॉक्टर्स मना कर देते हैं कि इनको काजल नहीं लगाना है। ये सारी चीजें आपको अपनी संस्कृति से दूर करने के लिए है। जैसा कि हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जो ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी 1860 के आसपास दी गई, जिसमें कि हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम को बदल दिया, जो कि गुरुकुल परंपरा थी हमारी, उस समय के ज्ञान और आज के ज्ञान में कितना फर्क है। हम आज अपने मतलब फादर मदर का नंबर तो छोड़ो, पति पत्नी का भी मोबाइल नंबर याद नहीं है। तो इसलिए हमें अपनी एंशिएंट चीजों को ही अपनाना है, जो मालिश करते हैं, जो बच्चे को हम काजल लगाते हैं, जो बच्चे को हम धूप दिखाते हैं, जो बच्चे को हम धूपन करते हैं, वो सारी चीजें करनी, जो बच्चों को हम घुट्टी देते हैं
तो आजकल डॉक्टर मना कर देते हैं कि गुट्टी नहीं देनी, हनी नहीं देना है। आयुर्वेद में ऐसा बताया कि बच्चे के तीसरे दिन से ही उसको, जब पहले दिन से ही उसको जातकर्म संस्कार बताया गया है, जिसमें हर्ब्स है, हनी है, घी है, ऐसे चटाने हैं। क्योंकि जिससे अगर कि जो भी अंदर गंदा पानी वो बाहर वो आए, भी बॉडी बाहर आए, और में। मदर अगर उस समय रेडी नहीं है टू, अगर मदर थक जाती है ये सारा नॉर्मल वर्णन लेबर शुद्ध में, शुद्ध संहिता ये में। सारा तो थक गई है, तो उसको बच्चे को न्यूट्रिशन किस तरह मिलेगा, ना कि चम्मच से घोल के दूध दे दिया। उस दिन हम लोग कौन सी टेक्स्ट के बारे में बात कर रहे थे, जो काश्यप संहिता काश्यप में संहिता? पूरा वर्णन है इस चीजों का। तो वो अपनी चीजों पे हमें फिर से वापस आना है और अपनी चीजें ही अपनानी है। देखिए फॉरेनर्स या बाहर के लोग हमारी चीजों को दूसरा नाम बदल बदल के हमें परोसते हैं। अब जैसे आयुर्वेद में जो लंघन चिकित्सा बताई गई थी, जो द्विकाल भोजन बताया गया था, अब वो इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम से आपको दिया जा रहा था, आप उसको हंस के एंजॉय करते कि वी आर डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग। और अगर उसी में बोलूं कि 2 समय भोजन खाना है या 11 का व्रत रखना जो 11 का व्रत रखना है, तो वो आपको लगेगा अरे क्या ऑर्थोडॉक्स वाली बात कर रहे हैं। पहले हम लोग यही करते थे कि भाई बाहर निकल रहे तो खाना खा के जाएंगे, और रात को काम से वापस आ रहे तो खाना खाएंगे। क्या है इंटरमिटेंट फास्टिंग? यही तो है। तो जो हम पहले कर रहे थे वो स्वस्थ थे, अब वही नाम बदल के आपको दे दी जा रही, तो आप तो हमारा ब्रेकफास्ट भी हो गया, हाँ, ब्रंच भी तो हो गया, ब्रंच हाई टी लंच भी और हो ये गई। सब ये हमारे शरीर को जितनी जरूरत है हमें उतना ही करना चाहिए। तो हमारे शास्त्रों में पहले से ये सारी चीजें वर्णित है। ब्रेस्ट मिल्क ये सब चीजें करने से मिलेगा, सिर्फ बाहर से कुछ दे दे ऐसे करने से ब्रेस्ट सेक्रेशन बढ़ जाएगा ऐसा नहीं है। तो उसके लिए पूरा रेजिमेन अपनाना चाहिए आपको। और गर्भिणी परिचर्या, बहुत मैं बार बार गर्भिणी परिचर्या आपको बोल रही हूँ, उस पर फोकस करना ही चाहिए। गर्भ संस्कार पे फोकस करना चाहिए। अगर अभी बच्चे के लिए प्लानिंग नहीं करी, आपने करने वाले हैं, तो बीज संस्कार पे डेफिनेटली आपको आना चाहिए। ये सब चीजें हम करेंगे तो बच्चे डेवलपमेंट अच्छा होगा, और आगे चल के उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। उनको रिकरेंट जो रहते हैं कि इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो उसके लिए एंटीबायोटिक, उसके लिए ये सारी चीजें करने की आपको इन फ्यूचर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या सेकेंडरी इनफर्टिलिटी भी एक मतलब उसका कारण भी ये हो सकता है कि आपने पहले बच्चों को अच्छे से फीड नहीं किया, या उस समय डिलीवरी के टाइम पे हार्मोनल इश्यूज रहे हों, जैसे हमने शेजान सिंड्रोम के बारे में कल बात देखिए करी हर थी। चीजें कोरिलेटेड है। इंटर सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बहुत बार उन्हीं वजह से होती है, क्योंकि सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में अगर ट्यूबल ब्लॉक आता है, तो ट्यूबल ब्लॉक जरूरी नहीं है कि ये इन्फेक्शंस की वजह से, पीआईडी की वजह से होता है। तो और इन्फेक्शंस कब हुए? ड्यूरिंग टाइम ऑफ डिलीवरी हुए हैं। तो वो सारी चीजों को अब जैसे कि वो इन्फेक्शंस ना हो, उनके लिए आयुर्वेद में बताया है कि सूतिका को, जो डिलीवर्ड मदर है, उसको धूपन करना चाहिए, उसको धुआं देना चाहिए। और कितनी सिंपल सी चीज है, धुआं देना चाहिए। धुआं देंगे तो वहां के जर्म्स हट जाएंगे और उसको पीआईडी आगे नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें अपनी बहुत सारा इम्पैक्ट डालती है आगे चीजों पे। बेसिकली मुझे जहाँ तक लगता है कि हर इंसान को कट शॉट चाहिए, और मॉडर्न मेडिसिन या जो आज जो मेडिसिन हम जो यूज हो रही है, वो इसी को देखते हुए डिजाइन हुई है कि लोगों को किस में सहूलियत है। बिल्कुल। उनको ब्रेस्ट फीड नहीं आ रहा है तो चलो आप उनको हार्मोनल थेरेपीज दे दो, अगर वो भी इतना कोई जद्दोजहद नहीं करते हैं, वो मिल्क सब्स्टिट्यूट्स डेवलप कर दिए, उसकी एक अलग मार्केटिंग टीम हो गई, पीडियाट्रिशियंस को ऐसा समझाएगा। और जैसे जैसे आप इंफॉर्मेशन एक तरीके से देते जाते हैं, तो मेडिकल फ्रेटर्निटी भी तो एक इंसान ही है, वो वैसे ही उसको अडॉप्ट करती है और उसके अच्छे बुरे को नहीं देखती। जैसे फॉर एग्जांपल अभी लास्ट वीक ही डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर किया है कि जो कोलेस्ट्रॉल, जो हम हाई और लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल के ऊपर बात करते थे, उससे हमें कार्डियोवैस्कुलर डिसीज होने का कोई भी ऐसा पुख्ता सबूत नहीं मिला है। पिछले 30 साल से जो इस तरह की मार्केटिंग की जा रही है कि फिल्टर, डबल फिल्टर, ट्रिपल फिल्टर, घी नहीं खाएं आप, ऐसी चीजों के ऊपर, जो बटर के ऊपर बताया जा रहा था, ऐसी चीजें वापस डब्ल्यूएचओ ने ली हैं विद रिग्रेट कि अभी तक हमने सबको एक गलत इंफॉर्मेशन के साथ एक पूरी जनरेशन हमारी बड़ी होगी। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, हर पुरानी चीज, हर एविडेंस बेस्ड चीज, क्योंकि वो सदियों से यूज हो रही थी। पिछले 200-300 साल में ऐसा क्या हुआ, और पिछले 100 साल में, या कहेंगे और ज्यादा प्रिसाइज करो तो पिछले 50 साल में हमारे देश में, और भी ज्यादा, और इसको डिमार्केट करें तो पिछले 30 साल में जो हमने चीजों को झटके से छोड़ा है, हमारी संस्कृति हो गई, हमारे रिचुअल्स हो गए, हमारे तौर तरीके हो गए, खाने पीने, रहन सहन के, हमने जो सुविधाओं का एक ओवर यूज या उसको कॉम्पनसेटरी यूज के रूप में लिया है, ये बहुत जल्दी उन्होंने हमें अपने बैड इफेक्ट्स दिखाए हैं, जो कि हम आजकल देखते हैं।
तो डॉक्टर ज्योति, थैंक यू सो मच कि हम दोनों ने मिल के एक प्रश्न को लिया, और ये वीडियो मैं कंटिन्यू करूंगा। डॉक्टर ज्योति को पेशेंट अपने केसेस देखने हैं, शी इज पेशेंट्स आर वेटिंग। मैं अभी थोड़े और इस डीप में बात करूंगा। एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट होने के कारण एक न्यूबॉर्न्स के साथ या एक 3 से 4 साल बच्चे के साथ जब हम काम करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को जो हमने देखना समझना शुरू किया, ये इसको ऐसा भी बोलेंगे कि ऊंट पे बैठे को कुत्ता काटना, है ना। ये कहावत बिल्कुल सही है, उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर ज्योति। थैंक यू। इन नटशेल हम वो सारी चीजें अपना सकते हैं जो हमारे शास्त्रों में है, जो हमारे ग्रंथों में है, जो हमारी इंडियन मेडिसिन में है, जिससे कि हम एक पूरी की पूरी नई जनरेशन, हेल्दी जनरेशन, साउंड जनरेशन, जो इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, सोशली स्ट्रांग हो, देश हित में काम करे। और यही कहीं ना कहीं हम अपने ऐसे लीडर्स में भी देखते हैं जो विश्व पटल पे आज अपने भारत को आगे दिखा रहे हैं। तो कोशिश करेंगे कि आने वाले जो 100 साल हैं वहां तक हमारे जो बच्चे होंगे वो इतने स्वस्थ होंगे कि वो अपने आप को और आगे लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सर। तो बेसिकली अब मैं ये देखना और बताना चाहता हूँ कि कैसे मुझे इन सब चीज़ों में अपने आप को कनेक्टेड या कनेक्शन लाने का या कैसे हो पाया। तो जब 2012 में प्रैक्टिस स्टार्ट हुई और हम लोग मेनली फोकस कर रहे थे, उस समय एक नई चीज़ लिटरेचर्स में आई थी 2006 के आसपास, एक अच्छी बुक अर्ली चाइल्डहुड केरीज के ऊपर ऑलिव रेजिस्को ने अपनी पब्लिश करी थी, जो कि रूटीन एडल्ट या जो कैविटी इनसेफ, और हम कहते थे कि सड़न, दांतों में सड़न, तो दांतों की जो सड़न थी उसमें एक नया एक पैटर्न शुरू हुआ, जो कि अर्ली चाइल्डहुड केरीज, मतलब जो बच्चे 6 साल से छोटे हैं उनमें अगर दूध के दांतों में कैविटीज हो रही है तो हम क्या करें, ठीक है। उसी को क्लासीफाई बाद में किया गया सीवियर अर्ली चाइल्डहुड केरीज, जो बच्चे 3 साल से छोटे हैं उनमें इस चीज को कैसे मैनेज करें। तो कहीं ना कहीं देखेंगे कि जो डेंटल प्रॉब्लम जियाट्रिक थी, जो वृद्धावस्था में होती थी आज से 150 साल पहले, कोई भी बच्चा या एडल्ट डेंटिस्ट के पास नहीं जाता था। एक सिंपल कहावत होती है, यार इसके तो दांत गिरने लग गए, मतलब इसकी अब एज हो गई। तो वो स्पेशलिटी अपने आप को कैसे, उसकी जरूरत ऐसी महसूस हुई कि वो अब पीडियाट्रिक की तरफ फोकस हो गई। और मेरा जैसा जो प्रैक्टिस डेवलपमेंट अब हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो जिस तरफ हम अपने आप को देख रहे हैं जाता हुआ, वो ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं हमें पेरीनेटल ओरल हेल्थ के ऊपर काम करना है, न्यूबॉर्न्स के ऊपर काम करना है, फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ के ऊपर काम करना है, फर्स्ट 1000 डेज जैसी अपॉर्चुनिटीज को लेना है, ताकि डिसीज की अंडरस्टैंडिंग होने के साथ साथ, डिसीज लिमिटेशंस करने के साथ साथ हम उनके प्रिवेंटिव पार्ट पे भी इफेक्टिवली काम कर पाएं, जो कि इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट है, ठीक है। किताबों में या जर्नल्स में या बुक्स में या गाइडलाइंस में लाइनें लिख देने से काम नहीं होता है, उसको हमें समाज के बीच में, लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में ले जाना बहुत ज़रूरी है। तो जब मेरा मास्टर डिग्री 2009 में शुरू हुआ, मेरे गाइड डॉक्टर आनंद शिगली इज वेरी मच फोकस्ड कि अर्ली चाइल्डहुड केरीज के ऊपर कैसे काम किया जाए। डॉक्टर MS मुथु हैं रामचंद्रन मेडिकल कॉलेज में, जहाँ पे एक अपने आप में एक पूरा इंस्टीट्यूट है अर्ली चाइल्डहुड केरीज के लिए। तो ये चीज़ें धीरे धीरे अपने आप को इवॉल्व करती गई। फिर बात आती है करीबन 2010-15 के बीच की, जब और नए इश्यूज आने शुरू हो गए, ठीक है, जिसको हम क्रेनियोफेशियल मायोफंक्शनल डिस्ट्रॉफीज कहने लगे, है ना। ऐसे बहुत सारे बच्चे हो गए जिनको एलर्जीज होने लगी, जो माउथ ब्रीथ करने लगे, जो माउथ ब्रीदिंग या ओपन माउथ पॉस्चर्स की वजह से, टंग पॉस्चर्स की वजह से, टंग टाई की वजह से, टंग टाई के भी इंसिडेंट्स बढ़े हैं, या कह लेंगे कि उनके डायग्नोसिस बढ़े हैं, इसलिए उसमें भी डायग्नोसिस में भी बहुत ज़्यादा हमें नंबर्स देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कुछ चेंजेस ऐसे हो रहे हैं इस एज ग्रुप में, और बहुत जल्दी ऐसे चेंजेस हो रहे हैं जिनके ऊपर हमें जानना, समझना और आगे अपनी फ्यूचरिस्टिक जो अप्रोच है उसको तय करना बहुत जिम्मेदारी वाला काम हो गया है। उसी सिलसिले में जब कोविड आया था तो उस समय था, और बहुत सारे लोग अपने आप को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके आए थे। तो वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आना और उनसे कनेक्टेड होना एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, और लोगों को सुनना जो वेस्टर्न वर्ल्ड्स में है, जहाँ पे हम से वो 50 साल पहले हैं, जो प्रॉब्लम्स आज हम फेस कर रहे हैं वो करीबन वो 25-30-40 साल पहले फेस करते थे। अब उनके ऊपर उन्होंने क्या समझ बनाई, वो समझने का 1-to-1 फेस टू फेस मौका मिला ऑनलाइन। तो इस तरीके से समझ बनी, ऑर्थोट्रोपिक्स के बारे में पता चला, जॉन म्यू के बारे में पता चला,
रिट्रैक्शन रिग्रेशन सिंड्रोम के बारे में, बिल हेंग के काम के बारे में पता चला। तो जो कुछ भी हम अपने ट्रीटमेंट्स में करते आ रहे थे, से फॉर एग्जांपल ऑल फॉर एक्सट्रैक्शन करके दांतों को सीधा करना, या कहना कि 12-13 साल पे सब दांत आ जाएंगे तब उसको सीधा करना, ये सारी फिलोसफीज भी अब डिनाई होती जा रही हैं। ठीक है। या फिर हम देखेंगे कि लेट चाइल्डहुड केरीज जो हम 7-8-9 साल के बच्चों पे देखते हैं, पीछे के दांतों पे देखते हैं, या कहेंगे कि च्यूइंग की प्रॉब्लम्स हो गई, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम्स हो गई, स्पीच इश्यूज बढ़ गए, और कहेंगे कि स्पेशल चाइल्ड्स भी अब नंबर्स में बढ़ गए हैं। ऐसे एजुकेटेड पेरेंट्स भी बढ़ गए हैं जो स्पेशल चाइल्ड्स पे कंसर्न दे रहे हैं, वो आगे से आ रहे हैं उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस कराने के लिए। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास डेवलप होती हुई दिखी। बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड होने का मौका मिला। अभी जून में प्रोफेसर जॉन म्यू के साथ भी हमने 3 दिन की वर्कशॉप्स थी, वहाँ पे भी इन चीज़ों के बारे में समझ में आई। डॉक्टर ज्योति मेरी वाइफ आयुर्वेद में प्रैक्टिस करती है, वो योगा भी कराती है, मास्टर्स है। तो इन सब का जो नॉलेज जो मेरे आसपास घूम रहा था, तो मैं एक बहुत अच्छी पोजीशन में था जिनको मैंने इन सब चीज़ों को इंटरकनेक्ट किया। और बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद आज डॉक्टर ज्योति और हम इस टॉक को हमने रिकॉर्ड किया। उन छोटे छोटे मुद्दों पे इनफॉर्मली हमने बहुत सारी चर्चाएं करी। अभी स्ट्रक्चरली डिज़ाइन नहीं है, लेकिन उन चीज़ों को पॉइंट आउट हमने करना शुरू कर दिया है कि जिनकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं और क्या चीज़ें करने से हम इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो दोनों पार्ट हैं क्लिनिक पे। अब जिस तरह की अप्रोच के साथ हम बढ़ रहे हैं, हम उन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं जो प्रॉब्लम्स के साथ आ रहे हैं, उनके साथ जो उनके छोटे भाई बहन आ रहे हैं, या जो सिंगल चाइल्ड या कैरिंग मदर्स आती है, कई बार दूसरे बच्चे के लिए कंसीव्ड होती हैं, तो उनके ऊपर हम अभी से एंटीसिपेटरी गाइडेंस दे सकते हैं। और डॉक्टर ज्योति के जो कंसीव्ड केसेस है उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। करीबन 18-20 बच्चे हमारे डिलीवर्ड हो चुके हैं, 6-7 बच्चे डिलीवर्ड होने हैं अभी। तो इस तरीके से उन बच्चों को कम से कम, और शुरुआत और कदम एक सिंगल स्टेप से ही आगे बढ़ता है। इसके लिए हमें ना तो किसी का वेट करना है कि कोई हमारे लिए आएगा और पॉलिसीज चेंज करेगा, या ये कहेगा कि नहीं नहीं ऐसा रूल हो गया, आप एक काम करो, ब्राज़ील जैसा गवर्नमेंट का रूल कर देते हैं कि न्यूबॉर्न जब डिलीवर होगा, डिस्चार्ज होगा, उसके पहले एक बार टीथर्ड ओरल टिश्यूज के बारे में या ब्रेस्ट फीडिंग एस्टेब्लिश्ड हुई है कि नहीं हुई है, ये इंश्योर करें हॉस्पिटल या मैटरनिटी रूम में। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमें अपने स्तर पे भी ले जानी पड़ेगी। सरकार अपनी स्पीड से, अपने तरीके से उन चीज़ों के ऊपर फोकस कर रही है, और भी उनके पास चैलेंजेस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने ज्ञान से, अपनी समझ से, अपने एक्सपीरियंसेस से इनको अपने स्तर पे, अपने आसपास जुड़े लोगों से, आपके कांटेक्ट में जो आ रहा है, एटलीस्ट उन तक हम इन बातों को बताना शुरू करें, तो आगे जाके कुछ एक डेटा भी तैयार होगा जिनसे कि हम ये चीज़ प्रेजेंट कर पाएंगे कि कैसे क्या चीज़ें एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं। तो इन नटशेल ब्रेस्ट फीडिंग वीक पे मैं अपने कंक्लूजिंग रिमार्क ऐसे दूंगा कि इट्स ए डायट, है ना, ये युगल है माँ और बच्चे के बीच में, और इसके आसपास हमारे पूरी फैमिली, सोसाइटी, पीडियाट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक डेंटिस्ट, लैक्टेशन कंसल्टेंट, आयुर्वेदिक कंसल्टेंट, योगा, और फार्मा कंपनियां, सब्सटीट्यूट्स कंपनियां, बॉटल बनाने वाली कंपनियां, पाउडर बनाने वाली कंपनियां, बहुत सारी सब हैं आसपास, लेकिन कोर तो माँ और बच्चा ही है, जो पिछले 9 महीने से एक दूसरे के साथ में है। बाहर आने के बाद भी उन्हें साथ में रहने को मिले, एक साथ बॉन्डिंग हो। तो ब्रेस्ट फीडिंग उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जब मैंने सबसे पहले फंक्शनल डेंटिस्ट्री का ये शब्द सुना था, तो डॉक्टर इमित मदान है जो कि दुबई में प्रैक्टिस करती हैं, तो उनकी जब मैं प्रोफाइल पढ़ रहा था, तो मैंने वहाँ पे फंक्शनल डेंटिस्ट्री सबसे पहले करीबन 2018 में मैंने ये चीज़ समझी थी, और फिर मेरा इंटरेस्ट इसके ऊपर बढ़ा। फिर मैंने प्रोफेसर डॉक्टर माइक म्यू को फंक्शनल डिस्ट्रॉफी के ऊपर सुना, और बहुत सारे ऐसे टीचर्स जिनको मैंने सुना कि जो फंक्शंस के ऊपर काम कर रहे हैं, एयरवेज के ऊपर काम कर रहे हैं, अपर एयरवेज रेजिस्टेंस सिंड्रोम के ऊपर काम कर रहे हैं, पीडियाट्रिक स्लीप के ऊपर क्रिश्चियन गैविनो ने बहुत अच्छे काम किए हैं, तो स्टैनले ल्यू हैं, उन्होंने अच्छे काम किए। ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। तो कहीं ना कहीं हम सबको मिलके एक बच्चे के लिए उसकी एज स्पेसिफिक जो कंडीशंस है उसके लिए हमें काम करना, और ये एक ज़रूरत है, जिम्मेदारी लेने की बात है। और जो प्रॉब्लम्स हमारी डेवलप हो रही है, से फॉर एग्जांपल अगर बच्चों को कैविटी भी हो रही है, तो उसका अगर रीज़न भी देखें हम लोग, तो इसको सबसे पहले नर्सिंग बॉटल केरीज कहा गया। 2003 के आसपास का लिटरेचर देखें तो नर्सिंग बॉटल केरीज बोला गया, मतलब उस समय बच्चों को बॉटल से फीड कराते थे, प्रचलन बन गया था कि मदर मिल्क इज नॉट सफिशिएंट, अगर वो सही क्वांटिटी में नहीं आ रहा है, तो पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी ने उसके सब्सटीट्यूट्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, और फार्मा इंडस्ट्रीज ने उसको सपोर्ट किया।
कुछ सब्स्टिट्यूट्स लेके आए जो कि बच्चे की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे थे, और ये एक प्रचलन बन गया, चलन बन गया, ईज होता गया। जैसे आज हम डायबिटीज़ है तो हम उसके लिए इंसुलिन इंजेक्शन एक हमारा बन गया है कि भई इंसुलिन इंजेक्शन लेना है या हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स लेने हैं, तो वो एक आदत सी बन गई और हमने अपने शरीर को उस काम से हटा दिया, उसको छुट्टी दे दी। वो अपने आप में अब बिल्कुल न्यूट्रल हो गया कि भैया मुझे अब इंसुलिन बाहर से मिल रहा है, व्हाई शुड आई वर्क? और यही चीज़ हमारे जीन्स में भी आगे जा रही मैसेज, तो जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन आएगा उस तक भी ये इन्फॉर्मेशन जाएगी। तो इस तरीके से बहुत सारे फंक्शंस, मेटाबॉलिज्म और उन सब में चेंजेस आ रहे हैं। उन चीज़ों को रोकना होगा, समझना होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पब्लिक के साथ बात करनी होगी, पब्लिक के क्वेश्चन कंसर्न्स को संभालने के लिए प्लेटफॉर्म्स देना होगा। ऐसे कई पेरेंट्स आते हैं जहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो रहा है, और जो जिस तरह से हमने डिजिटल वर्ल्ड में अपने आप को प्रेजेंट किया, तो लोग सर्च करते हैं लैक्टेशन या ब्रेस्ट फीडिंग डिफिकल्टीज करके। तो जब उनकी कहानी सुनते हैं तो बड़ा अचरज होता है कि जिनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, वहाँ पे छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर फॉर्मेशन नहीं किया। से फॉर एग्ज़ाम्पल सिंपल सा निप्पल फॉर्मेशन भी बहुत कम ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अपने पेशेंट्स को बताते हैं। पोज़ीशनिंग की बात आ जाती है, तो ऐसे छोटे-छोटे प्रॉब्लम्स तो वहीं के वहीं खत्म हो जाते हैं। और ये बहुत क्रिटिकल पीरियड होता है, जैसे अभी हमने प्रोलैक्टिन की बात करी, तो 7 डेज़ में पूरा डिप्लीट होके वो नॉन प्रेग्नेंट लेवल पे आ जाता है। तो अगर बच्चा 7 डेज़ या 3 डेज़ 48 आवर्स के अंदर डिप्लीशन शुरू हो जाता है। अगर एक मदर अपने बच्चे को 48 आवर्स तक फीड ना कराए तो उसका मिल्क एक्सक्रीशन नहीं किया, पंप आउट नहीं किया, बच्चे ने नहीं फीड किया, तो मिल्क इटसेल्फ ही अपने आप को इनिबिट कर देता है और बनाने के लिए। तो ये चीज़ें जब एक बार रुकी तो रुक जाती है, फिर उसको वापस से स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। इमोशंस की ज़रूरत पड़ती है, डेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, इच्छा शक्ति की ज़रूरत पड़ती है, जो कि कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो जो चीज़ नेचुरली अगर हो रही है उसको वहीं के वहीं हमने अगर डायरेक्शंस दे दी, सपोर्ट दे दिया, तो उसको एस्टैब्लिश्ड रहने में हमें ज़्यादा एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ऐसे बच्चे बहुत सारी क्रेनियोफेशियल रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, लेक ऑफ इम्यूनिटी या और बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और यही एक थीम है जिसकी के ऊपर यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ जैसी या फिर बीपीएनआई जैसी जो संस्थाएं, जो ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशनल नेटवर्क ऑफ इंडिया है, लैक्टेशन कंसल्टेंट का एक अच्छा ग्रुप तैयार हो चुका है, करीबन 250 लैक्टेशन सर्टिफाइड लैक्टेशन कंसल्टेंट हैं अब, उनके साथ हम कर सकते हैं। पीडियाट्रिशियंस का एक ऐसा ग्रुप तैयार हो रहा है, डॉक्टर अंकुर कुमार जैसा, जिसमें कि वो कंगारू केयर पे फोकस कर रहे हैं। रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग स्पेशली फॉर न्यू बॉर्न्स विथ लो बर्थ वेट एंड प्रीमेच्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक हेल्दी जनरेशन की तरफ ले जाएंगी। इन सब पे काम करना बहुत ज़रूरी है। और अंत में मैं यही बोलूँगा कि जहाँ कहीं भी आपको लगे कि कोई चीज़ में अचरज है, जैसे बच्चा डिलीवर होता है रोता नहीं है, तो हम अचरज करते हैं कि बच्चा रोया क्यों नहीं, है ना? बच्चा ब्रीथ नहीं कर रहा है या उसने पानी पी लिया, तो ये सारी चीज़ें नोटिस करने वाली हैं। वैसे ही एक सिंपल सा नोटिस हम ये भी करें कि बच्चा ब्रेस्ट फीड कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, और कर भी पा रहा है तो वो ऑप्टिमल ब्रेस्ट फीडिंग है कि नहीं, वो सफिशिएंट है कि नहीं, कैसे हम उसमें सपोर्ट कर सकते हैं, व्हाट आर द मैटरनल पार्ट जहाँ पे उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, कहाँ पे बच्चों के पार्ट है जहाँ पे मेरे जैसे पीडियाट्रिक डेंटिस्ट सपोर्ट कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल बच्चा लैच ही नहीं बना पा रहा है ना? स्तन के ऊपर आ ही नहीं पा रहा है। जब स्तन के ऊपर नहीं आ पा रहा है तो बच्चा तो इतना स्ट्रगल करेगा, क्योंकि जब वो फिजियोलॉजिकली पूरा लैच करेगा तो इट्स हैज़ टू बी एफर्टलेस। वो एक बहुत ही सहज पोजीशन हो जाती है जिसमें कि इजीली बच्चा एक्सप्रेस कर सकता है मिल्क को। अगर वो डिफिकल्टी, लिप टाई है तो वो लैच नहीं बनेगा, टंग टाई है तो टंग के मूवमेंट्स ऊपर नीचे नहीं हो पाएंगे, जिससे कि नेगेटिव प्रेशर नहीं बनेगा। और कई बार हाइपर सिक्रीशन भी रहता है मदर्स को, तो भी ऐसी चीजें नोटिस अननोटिस चली जाती है, और पता चलता है 2-3 महीने बाद जब बच्चे की डिमांड बढ़ जाती है, उसकी मसल टोन अच्छी हो जाती है, तो मदर को सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, पेन होता है, निप्पल क्रश होते हैं, मेस्टाइटिस होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, न्यू नॉर्मल नहीं समझना चाहिए। या तो कोई चीज सही से होगी या कोई चीज सही से नहीं होगी। कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा पिलाया था, थोड़ा नहीं पिलाया था, थोड़ा किया था, थोड़ा नहीं किया, नहीं तो बहुत ज्यादा नहीं करता है, बहुत ज्यादा ऐसा करता है। तो जैसे कई बार हम पूछते हैं कि मुंह खोल के सोता है, तो बोलते कभी कभी सोता है, तो कभी कभी सोता है मतलब सोता है। उसको आप ऐसे ना लें, क्योंकि मेडिकल साइंस में कोई चीज़ है या नहीं है, ऐसे ही हम इस चीज़ को लेना चाहिए। अगर ब्रेस्ट फीडिंग सही से नहीं हो रही है तो मेरी जिम्मेदारी या सबकी जिम्मेदारी ऐसे बननी चाहिए कि सबसे पहला तो उसे एक पेरीनेटल केयर, जो कि
एंटीनेटल केयर के रूप में देना चाहिए, जो कि उसको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए तैयार करे। मोटिवेशन के रूप में घर परिवार वालों को, बड़े लोगों को उसको तैयार करना चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी के लिए कोशिश करनी चाहिए। फर्स्ट आवर में जो है करीबन 50% के आसपास ही बच्चे जो हैं, या 37% सॉरी के आसपास बच्चे हैं जो पहले घंटे में फीड कर पाते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल की इंपॉर्टेंस है वो ले पाते हैं। उसके बाद 2-3 दिन थोड़ा डिप्लीशन रहता है ब्रेस्ट फीड का, लेकिन बच्चों को चेस्ट पे रखना है ताकि एक सिग्नलिंग हो सके, जिससे कि प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन, ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन बढ़ सके। बच्चा क्रोल करता है, उसका सक रिफ्लेक्स, उसका रूटिंग रिफ्लेक्स सबको एस्टेब्लिश करके रखना है। देखिए अगर 2-4 दिन 10 दिन भी अगर ये चीज़ें डिसकंटिन्यू हो गई तो ये सारे रिफ्लेक्सेस डिमिनिश हो जाते हैं। प्रोजेस्टेरॉन का, प्रोलैक्टिन का और ऑक्सीटोसिन का लेवल डाउन हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें डिसकंटिन्यू हो जाती है। उसके बाद में अगर फिर हम किसी मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी के पास जाते हैं तो वो या तो सब्स्टिट्यूट्स देंगे या फिर आपको ऑल्टरनेटिव्स देंगे। सब्स्टिट्यूट्स में आपको हार्मोनल थेरेपीज दी जा सकती है, पोजिशनिंग कराई जा सकती है, सक कराया जा सकता है, ब्रेस्ट पंप बताया जा सकता है, निपल शील्ड बताई जा सकती है, एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन मिल्क बताया जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब हम लास्ट में इस प्रोग्राम को खत्म करने से पहले ये चीज़ें देखेंगे कि हमें स्टेप बाय स्टेप ऐसी क्या क्या स्टेप्स लेनी चाहिए कि हम मिल्क सब्स्टिट्यूट्स और बॉटल फीडिंग को लास्ट ऑप्शन के रूप में रखें। तो जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ, अगर वो नॉर्मल हेल्दी बच्चा है तो उसको तुरंत ही हमें मदर के चेस्ट पे वहीं के वहीं डिलीवरी रूम पे ही रख देना है। बच्चा क्रोल करके मदर के ब्रेस्ट के पास चला जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज अ कंगारू केयर। तो उसका रूटिंग रिफ्लेक्स है, मदर का भी जो न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वो भी पिट्यूटरी को प्रोलेक्टिन और सिक्रीट करने के लिए और ऑक्सीटोसिन सिक्रीट करने के लिए सिग्नल करेगा और ब्रेस्ट मिल्क फ्लो आउट होना शुरू हो जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर बच्चा एनआईसीयू में है तो भी उसको ऐसी व्यवस्था दी जाए कि एक्सप्रेस्ड ह्यूमन मिल्क उसको दिया जाए। मदर नहीं दे पा रही है तो कहीं से उसको डोनेट लिया जाए। ठीक है। और सब्स्टिट्यूट्स पे ना रखा जाए, क्योंकि सब्स्टिट्यूट से भी डायरिया, डिसेंट्री और ये सारी चीज़ें होती है। क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे फिल्टर्ड वाटर भी नहीं होता है जो पाउडर को घोल के पिलाया जाए, है ना, स्पेशली लो सोशो इकोनॉमिकल सोसाइटीज़ में। इसके ऊपर बहुत अच्छी एक फिल्म भी बनी है इमरान हाशमी की, टाइगर्स करके, वो जरूर देखनी चाहिए, जहाँ पे कि एक पूरा स्कीम था पाकिस्तान में जहाँ पे कि मिल्क सब्स्टिट्यूट्स या बेबी फूड को प्रमोट करने के लिए एक एमआर कैसे अपने आप को जिम्मेदार महसूस करता है, उसने क्या गलती की और उसके अगेंस्ट वो वर्ल्ड लॉबी से कैसे उसको सामना करता है और कैसे उसको जीत मिलती है, जरूर देखने वाली मूवी है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद एनआईसीयू में भी कंगारू केयर एस्टेब्लिश होनी चाहिए, जैसे मैंने कुमार अंकुर सर की बात करी आपसे। उसके बाद में अर्ली डिस्चार्ज अगर मिल जाता है तो पूरा सपोर्ट होना चाहिए, मदर घर पे पूरा पोजिशनिंग पे ध्यान देना चाहिए। अगर बच्चा लैच नहीं कर रहा है तो एक बार आइडियली तो ओटी रूम में ही चेक कर सकता है टंग टाई लिप टाई पेरेंट, एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट या पीडियाट्रिशियन भी चेक कर सकते हैं। अगर है तो एक टंग टाई रिलीज या लिप टाई रिलीज प्रोवाइडर को बुलाना है, जो कि मेरा एक प्रोफेशनल इंटरेस्ट है इसमें। तो हम लोग टंग टाई लिप टाई रिलीज करके उसको बच्चे को अच्छा मस्कुलर कोऑर्डिनेशन दे सकते हैं, जिससे कि प्रॉपर लैचिंग और एक्सप्रेशन ऑफ मिल्क हो सके और वो कैस्केड कंटिन्यू रह सके। तो ये चीज़ें हमें बिल्कुल चलानी है। जैसे कि कई बार हमारी कार की बैटरी डाउन हो जाती थी तो हम उसको धक्का मार के स्टार्ट कर लेते थे, तो वो धक्का मारने वाला काम हम सब लोगों को करना है और वो कार को चला के रखना है। तो इस तरह से वो कर सकता है। दूसरी बात जब ये है कि 1-1.5 महीने बाद भी पेरेंट्स आते हैं जब बच्चे की मिल्क की डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाती है, या पेनफुल निपल्स या लैचिंग इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं, तो तब भी हमें कंटिन्यू करना है। तो एवरी एस्पेक्ट पे जब कभी भी हमें लगता है कि हम ऑप्टिमल ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पा रहे हैं तो हमें उन चीज़ों को देखना, समझना और इंटरवीन करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जब हम बात करते हैं अपनी 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, डब्ल्यूएचओ ने भी बोला है, वो न्यूट्रिशनल डिमांड को पूरा करता है, अपने बच्चे के गट को तैयार करता है कि वो हैवी फूड या कॉम्प्लीमेंट्री फूड को डाइजेस्ट कर सके। उसके साथ साथ ही लगभग हमारे उसी समय दांत आना शुरू हो जाते हैं और हम ऊपर से खाना भी शुरू करते हैं। तो जो 6 महीने से 1 साल का कॉम्प्लीमेंट्री फूड है वो हमारी मैस्टिकेटरी मसल्स को, हमारे स्वेलिंग पैटर्न को कैसे चेंज करता है विद द इरप्शन ऑफ टीथ। उसी के साथ ब्रेस्ट फीडिंग भी आपको कंटिन्यू करनी है। से फॉर एग्जांपल उस समय आपका जो 6 महीने तक 100% बच्चा न्यूट्रिशनली ब्रेस्ट फीड के ऊपर डिपेंड रहता है, 6 महीने से 1 साल तक आधे खाने के लिए डिपेंडेंट रहता है, और 1 साल से 2 साल तक, जो कि डब्ल्यूएचओ ने भी कहा है कि 2 साल तक होनी चाहिए, एंड बियॉन्ड दैट ऑल्सो अगर करा सकते हैं तो 2 साल से ऊपर भी होनी चाहिए। से फॉर एग्जांपल जब तक हमारे मिल्क टीथ झड़ना ना शुरू हो जाए, 5-6 साल तक भी अगर ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा कर पाना कितना संभव है आज के समय में वो देखने वाली बात होगी, लेकिन ऐसा होता था।
तो उस चीज़ में जब हम कॉम्प्लीमेंट्री फीड शुरू कर रहे हैं तो हमें हमारी च्यूइंग पैटर्न को, स्वेलोइंग पैटर्न को भी डेवलप करना है। क्योंकि जब बच्चा फीड कर रहा होता है तो दूध जो सीधा पहले अगर अच्छा प्रॉपर लैच है तो वो कंठ में गिरता है, और कंठ में गिरता है तो हम उसको जो इन्फेंटाइल स्वेलोइंग बोलते हैं ना, उसमें सिर्फ गटकना होता है। लेकिन जब बच्चा ऊपर से खाना खाना शुरू करता है तो उसके लिप्स, टंग्स, लेटरलाइजेशन, चीक, मैस्टिकेटरी मसल्स, हमारा सॉफ्ट पैलेट, सारी चीज़ें काम आती हैं, एपिग्लॉटिस, सब चीज़ उसमें कोऑर्डिनेटेड वे में काम करती है, और इसे हम एडल्ट स्वेलोइंग बोलते हैं। तो ये डेवलप होना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे बच्चे जो स्पून से फीड होते हैं, जो घुटा पीसा खाते हैं, जो निगलने वाला खाना खाते हैं, उनमें ये एडल्ट स्वेलोइंग या डेवलप नहीं हो पाती, और फिर उनमें जॉ की प्रॉब्लम्स होती हैं, जॉ सही रिलेशंस नहीं रखते, बच्चे मुंह खोल के रखते हैं, उनका लोअर थर्ड इंक्रीज हो जाता है, दांत टेढ़े तिरछे होते हैं, दूध के दांतों में स्पेस नहीं होता है, इस वजह से खाना भी फंसता है, कैविटी भी होती है, दुनिया भर की चीज़ें चालू हो जाती हैं। फिर वो तो एंडलेस है, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं यहीं से कनेक्टेड है। तो उनके बारे में हम डिटेल बात नहीं करें, लेकिन ये समझे कि वो सारी चीज़ें हमारी इन्हीं वजह से हो रही है। तो इस तरीके से ये पूरा एक जर्नी हमको रखना है। मैं एज ए पीडियाट्रिक डेंटिस्ट इसमें जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि कैसे एक बच्चे की टीथर ओरल टिश्यूज़ को हम एड्रेस करें, जिसके ऊपर अभी लास्ट फ्राइडे को ही हम लोग, सैटरडे को ही हम लोग एम्स में थे। डॉक्टर EL बॉट्जर वहाँ पे इजराइल से आए थे, डॉक्टर राजीव अग्रवाल US से आए थे, और उनके साथ हमने काफ़ी अपने क्वेरीज, कंसर्न्स डिस्कस किए, नई लर्निंग्स ली, और ये सब कुछ सपोर्ट करता है कि हम कहीं ना कहीं उन 25-26% बच्चों को भी सपोर्ट करें जो सिर्फ और सिर्फ टीथर्ड ओरल टिश्यू की वजह से अपने ब्रेस्ट फीडिंग गोल को अचीव नहीं कर पा रहे। और ये सबसे बड़ा अनदेखा सेक्टर या सेगमेंट है, जहाँ पे ना गायनेकोलॉजिस्ट इस चीज़ को एड्रेस कर पाती है, ना पीडियाट्रिशियन इस चीज़ को एड्रेस कर पाता है, ना लैक्टेशंस इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी समझनी ज़रूरी होगी, इनके ऊपर भी ध्यान देना ज़रूरी होगा। बहुत बुरा लगता है जब पेरेंट्स किसी मेडिकल फ्रेटर्निटी के रेफर के अलावा गूगल सर्च करके, यूट्यूब पे कोई हमारा वीडियो या किसी का वीडियो देख के हम तक पहुंचता है, क्योंकि ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर की है। उसे सुनिश्चित करना होगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, अगर कुछ डाउट्स लगता है तो उसे एग्जामिनेशन के लिए भेजना होगा, और इस तरह की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना होगा, ताकि हम सब मिलके जिम्मेदारी के साथ जीवन का पहला फंक्शन जो है हमारा, अब ब्रीदिंग के बाद जो फीडिंग का है, जो ब्रेस्ट फीडिंग का है, जिसके न्यूट्रिशनल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल सारे आयाम हैं, उनमें सब में वो सपोर्ट करता है, इवन मदर पार्ट पे भी और बच्चे पार्ट पे भी। और ये दोनों हमारी सोसाइटी को एक बहुत जिम्मेदार हमारे कंपोनेंट है, उन दोनों की अगर सुनिश्चितता रहेगी हर चीज़ में अच्छी, तो ये कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी को, समाज को, देश को सपोर्ट करेंगे। तो विगत वर्षों में बहुत सारी थीम्स के साथ ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया गया है, तो इस साल भी ब्रेस्ट फीडिंग वीक को हम सपोर्ट कर रहे हैं। वी आर लैक्टेशन सपोर्टिंग क्लिनिक, और कहीं मामलों में हम उन मदर्स को हेल्प करना चाहते हैं, उन पेरेंट्स को हेल्प करना चाहते हैं जो कि इन सब में कंफ्यूज्ड हैं, उनको डिफरेंट ओपिनियंस मिल रहे हैं। तो इस तरह से उनको एक बार ओपिनियंस के बारे में देखना समझना चाहिए। और भी कोई ऐसे टॉपिक्स रहेंगे तो हम जरूर लेके आएंगे, और कल से हम एक नया इनिशिएटिव भी ले रहे हैं, जो इन हाउस हमारे प्रेग्नेंट पेशेंट्स हैं, जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं, सॉरी पेशेंट्स बोलना नहीं चाहिए, मदर्स हैं, उनके साथ हम एक सिस्टमैटिक प्रोटोकॉल के थ्रू प्रोग्राम हम एक डिज़ाइन करने की पूरी कोशिश है। कल से हम उसकी इनिशिएशन कर रहे हैं, जिसमें कि हमारे पास प्री कंसेप्शन से लेके कंसेप्शन, एंटीनेटल केयर, लैक्टेशन, बिफोर प्रेगनेंसी के लिए सपोर्ट क्या चाहिए, ऑन डिलीवरी डे कैसा सपोर्ट होना चाहिए, न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग कैसे होने चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड सपोर्ट ऑफ ऑप्टिमल ब्रेस्ट फीडिंग टिल एक्सक्लूसिव 6 मंथ, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग इंट्रोडक्शन, टाइप एंड कोर्स या हार्डनेस ऑफ फूड, उन पे बात करते हैं। फिर 2 साल के आसपास हम कैसे एडल्ट स्वलोइंग इस्टेब्लिश करें, कैसे हम ओरल केयर, हेल्थ केयर के बारे में बात करें, ब्रशिंग कब करें, गम मसाज कब करें, टंग टाई, लिप टाई के बारे में हम कब बात करें, पैटर्न ऑफ फीडिंग जो हम देखते हैं वो हम कैसे डिस्कस करें, क्योंकि कैविटीज़ में कई बार ऐसा होता है कि बच्चा चॉकलेट भी नहीं खा रहा है, बश भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन सिंगल मोस्ट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रह जाता है, जो कि फीडिंग एट स्लीप टाइम। अभी कल ही 2.5 साल का बच्चा है, वो बिल्कुल कुछ भी अपने बच्चे को चॉकलेट्स वगैरह कुछ भी नहीं देते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फीडिंग एट स्लीप टाइम वो नहीं रोक पा रहे हैं, रात को उस बच्चे को ब्रेस्ट फीड चाहिए ही चाहिए। तो वहाँ पे भी हमें मॉडिफिकेशंस करने होंगे,
पैटर्न्स को बदलना होगा कि कैसे हम उन चीज़ों को बचा सकते हैं कि रात को हम फीड करा रहे हैं तो क्या क्या उसमें चेंजेस कर सकते हैं। इसके ऊपर एक डिटेल लाइव सेक्शन में पूरा वीडियो है फीड एंड स्लीप टाइम, वो ज़रूर देखें। तो इस तरह की चीज़ें हैं तो वो समझनी होगी। अब हमें ये सब जान लेना ज़रूरी है कि डिसीज़ के जो पहले बताए गए कारण थे, जिनकी वजह से कैविटीज़ होती थी, कि जैसे शुगर खाया तो कैविटी होगी, सिर्फ शुगर खाने से कैविटी नहीं होगी, देयर आर लॉट ऑफ इम्पोर्टेंट होस्ट फैक्टर्स आल्सो जिनकी वजह से कैविटीज़ होती है। और मेरा डिस्क्लेमर इस पूरे टॉपिक को जो भी हमने 1 डेढ़ घंटा डिस्कस किया है, जो भी मैसेज हम यहाँ से फ्रेम आउट करेंगे, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहना चाहता हूँ कि जो जिस बच्चों को साथ मैं डील कर रहा हूँ कैविटीज़ को लेके, क्रेनियोफेशियल रेस्पिरेटरी कॉम्प्लेक्स के डिस्फंक्शंस को लेके, जो भी हम बातें कर रहे हैं, टेढ़े-मेढ़े दाँत हो, फेस का स्ट्रक्चर चेंज होना हो, नोज़ल कैविटी के ब्लॉकेज हो, रिस्ट्रिक्टेड और अपर एयरवे सिंड्रोम हो, टंग रेंज ऑफ मोशंस हो, स्पीच इश्यूज़ हो, एडीएचडी हो, ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है और ये हम आए दिन बच्चों में देखते हैं। और उसीलिए हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि हमने इसको कंसेप्शन या प्री कंसेप्शन से लेके तो फर्स्ट 1000 डेज तक का जो आज पूरा डिस्कशन किया, जिसमें छोटी-छोटी चीज़ों को हमने डिस्कस किया। ब्रेस्ट फीडिंग वीक है तो उसको हमने फोकस किया और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एज अ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिन बच्चों का ब्रेस्ट फीडिंग हुआ है उनमें हमने अच्छे चीज़ें देखी हैं, उनको हमने ज़्यादा अच्छे से स्टेबल देखा है, हेल्दी देखा है, इम्यून अच्छा है, कैविटीज़ कम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना? तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने जो एक जिम्मेदारी ली है और उसी के साथ में हम इस चीज़ को क्लोज भी कर रहे हैं आज के सेशन को, कि कोई भी चीज़ इंटरकनेक्टेड है ऐसा हमें मान लेना चाहिए और हर चीज़ अलग-अलग है ऐसा समझने की अब भूल हमें छोड़ना चाहिए। तो इसी के साथ सभी मदर्स जो कि अब आने वाले समय में अपने बच्चों को डिलीवर करने वाली हैं, वो अपने आप को तैयार करें। जो मदर्स अपने बच्चों को डिलीवर कर चुकी हैं, वो अपनी ब्रेस्ट फीडिंग को सुनिश्चित करें। आगे भी उसको 2 साल तक या उसके बाद तक कराने की कोशिश करें। उसमें कोई भी अगर समस्या आ रही तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, लैक्टेशन कंसल्टेंट या पीडियाट्रिक डेंटिस्ट जो इस तरह के सपोर्ट वर्क में अपना काम कर रहे हैं, उनसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कनेक्ट करें। यूट्यूब पे ऑनलाइन, डिजिटल हर जगह अब बहुत अच्छे रिसर्च आर्टिकल्स भी हैं, रिसोर्सेज भी हैं। सर्विस प्रोवाइडर्स के अपने अच्छे-अच्छे डिस्कशंस भी यूट्यूब वीडियो पे हैं, जो हमने काफ़ी कुछ हमारी प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं। उनको देखें, अपना एक डिसीजन बनाएं, कन्फ्यूजन्स को दूर करें, क्योंकि जब ये चीज़ें नई-नई होती हैं तो कन्फ्यूजन्स भी होता है कि पीडियाट्रिशियन कुछ और बोल रहा है, गायनेक कुछ और बोल रही है, लैक्टेशन कंसल्टेंट कुछ और बोल रहा है और एक पीडियाट्रिक या टंग टाई रिलीज प्रोवाइडर कुछ और बोल रहा है। तो इन चीज़ों को कंफ्यूज ना करें, सब चीज़ में अपना ज्ञान बढ़ाएं, कोशिश करें अपनी छोटी से छोटी कंसर्न क्वेरीज को सॉल्व करें और तुरंत टाइम को बर्बाद ना करते हुए इन चीज़ों के ऊपर टाइमली एक्शन करें, नज़रअंदाज ना करें। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आज़ादी के स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।